जी बताएं, कौन पढ़ के आया है जावास्क्रिप्ट के बारे में? जावास्क्रिप्ट क्या है? कल मैंने आपको कहा था दोबारा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस बनाने के लिए काम आती है। जी बस। बस सर इतना ही पता है। चलो ठीक है। जी जी। ठीक है। और इसके अलावा बाकी? जी रऊफ, आप बताएं। सर जावा की हेल्प से गेमिंग भी बनती हैं, मतलब जावा की गेमिंग बात में नहीं भी कर रहे हम, जावा। जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे सर इट्स द सेम थिंग आई थिंक। हैं। नो, कल आप थे क्लास में? सर लास्ट में ज्वाइन की थी सर, जी। तो लास्ट कल फ्यू कल मोमेंट्स। मैंने बताया था कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट जो है वो सेम नहीं है। ओके सर। जी। सर जी हमें थोड़ा सा ही पता है, ज़्यादा नहीं पता। आई थिंक मे बी गलत भी हो सकता है क्योंकि हमने जी गूगल जी, से कोई बात नहीं, गलत सही बताएं आप। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, जी इंटरनेट टाइप एक लैंग्वेज है, जैसे HTML CSS ये सारे होता है। जी उसी तरह एक लैंग्वेज है और ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2015 में आई गेस। उसमें लिखा हुआ था नेट पे कि पहले इसका नाम ECMA था स्क्रिप्ट। तो 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी, न्यू ईयर में थी। और इन सैम्बल टाइप और ये इस तरह की कोई लैंग्वेज है। और जी ये एक मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हाई लेवल की तरह हाई लेवल है, जिसमें हम जो ऊपर का पेज होता है जिसको एडिटिंग के लिए यूज किया जाता है, जी उस तरह से ये काम करती है एडिटिंग वगैरह के लिए, या ज्यादा एडवांस कुछ करना होता है उस चीज के लिए। जी। जी तो पहले इसका नाम ECMA स्क्रिप्ट था और जी 2015 में तो रिलीज नहीं हुई, खैर 1995 में रिलीज हुई थी। लेकिन फिर इसका नाम जो चेंज हुआ है वो भी 2001 मींस 2003 या 4 में इसका चेंज हो गया, फिर जावा स्क्रिप्ट हो गया। क्योंकि इसको फिर सन माइक्रो सिस्टम जो जावा के जो कॉर्पोरेशन है जिसकी जावा जो लैंग्वेज है, उन्होंने फिर उनने और फिर जो CMA स्क्रिप्ट था इन दोनों का आपस में जॉइंट वेंचर हो गया था, जिसके बाद इसका जावा स्क्रिप्ट नेम हो गया। तो चले उसकी मतलब हिस्ट्री का हमें इतना उतना नहीं है, हमें सिर्फ ये सीखना है कि ये किस लिए यूज होती है। जैसे आपने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, तो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। किसी को पता है हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? नहीं सर। यस नहीं। सर। जी सर हाई लेवल वो होती है जो कंप्यूटर समझता है नहीं, ह्यूमन समझता है, और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर। हाई लेवल वो होती हैं जो कि मतलब हम लोग समझते हैं। जी, तो जैसे जावास्क्रिप्ट ये कह रही है कि हाई लेवल है, तो जावास्क्रिप्ट हम समझेंगे, कंप्यूटर नहीं समझेगा। नहीं सर। सर नहीं, जावास्क्रिप्ट हाई लेवल लैंग्वेज कैसे हो सकती है? अगर वो जावास्क्रिप्ट कंप्यूटर समझ रहा है तो वो लो लेवल लैंग्वेज होगी ना सर। अच्छा। और जो HTML CSS जो हम पढ़ अभी कर रहे थे पिछले दिनों, वो भी कंप्यूटर समझ रहा है, तो वो भी फिर लो सर ये लेवल भी लो लैंग्वेज होगी। सर ये भी जी सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप गलत बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, आप एटलीस्ट बोल तो रहे हैं, कोई बात नहीं। जी इसके अलावा? तो बेसिकली पहले हम देख, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि जावास्क्रिप्ट जो है वो फुली फंक्शनल
अगर किसी को आवाज नहीं आ रही या कोई भी इशू हो तो आप प्लीज बताइएगा चैट में या इधर ही आप बात करके। और कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे भी आप क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और फिर मैं आपको टाइम दूंगा कि हम उस क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो ज्यादा इसमें डिटेल्स में हम इतना नहीं जाएंगे। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट पावरफुल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम मीन्स प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी पहले भी जो आप कर रहे थे वो भी प्रोग्रामिंग ही थी। HTML और CSS जिसको हम कह रहे थे वो भी प्रोग्रामिंग थी। आप प्रोग्राम बना रहे थे, कंप्यूटर को आप मीन्स इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि ये चीज करनी है, वेब पेज बनाना है, तो वो बन रहा था। वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही थी। लेकिन उसका जो मेन जो फोकस था, जो मेन उसका जो मोटिव था, वो ये था कि आपका पेज, वेब पेज एक डॉक्यूमेंट बनाना, एक डॉक्यूमेंट को स्टाइल करना, सिर्फ ये था। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ हम उसमें कुछ कर नहीं रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो पावरफुल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फुली आप मीन्स जो प्रोग्रामिंग जिसे कहते हैं ना कि आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई भी चीज आप बना रहे हैं, तो वो इस तरह की मीन्स हम जो मीन्स प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके मीन्स इसमें होने चाहिए। तो वो भी हम मीन्स सीखने जा रहे हैं कि जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के वो हमें आने चाहिए। तो वो बार बार मैं आपको कहता हूँ कि वो प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हर जगह पे सेम होंगे। अगर आप एक जगह पे वो सारी चीजें सीख जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो केस बैकग्राउंड से हैं, IT से हैं, या मीन्स कंप्यूटर से बैकग्राउंड से हैं, या इस फैकल्टी से हैं, तो उनको इन चीज़ों का थोड़ा बहुत पता होगा क्योंकि उन्होंने उधर पढ़ा होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस फील्ड से नहीं है, इस बैकग्राउंड से आउट ऑफ बैकग्राउंड है, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़े नए हैं। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सीखेंगे कि ये क्या होते हैं प्रोग्रामिंग, और किस तरह इसको मीन्स हम टैकल करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग होती क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसे हम कहेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग है क्या। बताएं, वन बाय वन बताएं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। पढ़ने जा रहे हैं तो अभी पता तो हो कि है क्या, क्यों कर रहे हैं, क्या होगा इससे। सर आई नो। जी, सर खबर ना है सर। खबर ना है। खबर ना है तो वेट करो जी, जी खबर आ उनके बता दो। जी सर। जी, जिसको पता है तो आप बताएं प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहते हैं। अगर आप मेरे को कहूँ कि कंप्यूटर की प्रोग्राम की डेफिनेशन बताएं तो क्या होगी डेफिनेशन। सर जी, सर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है प्रोसेस है डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग का। यस सर। अच्छा, चलिए और। अच्छा, कल मैंने आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन का फर्क बताया था कि दोनों में क्या फर्क है, वो बताएं। क्या फर्क है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन किसे कहते हैं और वेब एप्लीकेशन किसे कहते हैं, एग्जांपल्स देकर बताएं। आजाद अली, आप बताएं। आप खुद से नहीं बता रहे तो फिर मुझे नाम कॉल करना होगा, जिसका अब मैं नाम कॉल करूँ वो बताए। आजाद अली, आप हैं क्लास में, अगर हैं तो प्लीज बताएं। जी सर नहीं पता मुझे। तो नहीं पता, आप कल क्लास में आए थे। जी सर कल आया था। तो फिर कल तो मैंने बताया था ये क्लास में, तो आप क्यों नहीं बता। सर भूल गया। अच्छा, अली मुर्तजा तव्हांजो कोई खबर ना है। हसन जमील, आप बताएं डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क है। सर मैं बताऊं। वेट करें, पहले वेट करें, उनको बताने दें। सर क्या डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही वेब एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या फर्क है।
सर वो शायद वो सर याद तो था कल ही हमने डिस्कस किया है, इतनी जल्दी आप भूल गए? जी आप बताएं, क्या नाम था आपका? फातिमा? यस सर। सर डेस्कटॉप जो सर्वर होता है वो एक ही कंप्यूटर पे, सिंगल कंप्यूटर पे यूज होता है डेस्कटॉप और वो एप्लीकेशंस? सेंट्रलाइज हुआ हुआ होता है। जी सर। जी अब जैसे कि आप बता रहे थे कि हम जैसे कि उस दिन टेस्ट दे रहे थे, तो टेस्ट देने पर हम अपने अपने कंप्यूटर पर कर रहे थे, सही है। तो आपने बताया था कि ये सर्वर है, आप वेब सर्वर का काम ये होता है कि वो किसी एक ही कंप्यूटर पर सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, बाकी वो आगे काम हो रहा होता है उसका। लेकिन डेस्कटॉप में ये होता है कि हर एक कंप्यूटर पे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है उस चीज को, और हर कंप्यूटर पे सिंगल यूज होता है उसका डेटा, जी। और वो सेंट्रलाइज होता है। और सेंट्रलाइज नहीं होता, वेब जो है, सेंट्रलाइज नहीं होता ना, हर किसी की अलग अलग होगा तो सेंट्रलाइज नहीं अच्छा होगा। हाँ, नहीं डेस्कटॉप जो है सेंट्रलाइज नहीं होता, वेब जो है सेंट्रलाइज वेब होता है। सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि एक ही। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में क्या जी होता है सर। कि ये कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपको अलग अलग एक एक कंप्यूटर में जाके वो एप्लीकेशन या वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो यस आप सर। उधर वो एप्लीकेशन एप्लीकेशन अपनी इंस्टॉल करते हैं, हर किसी के पास अलग अलग, तो जाहिर है वो अलग से इंस्टॉल होगी तो उसका जो डेटा है वो भी हर किसी कंप्यूटर में अलग अलग पड़ा होगा, डेटा उसका फाइल्स जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होगी। तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम सर्वर, एक कंप्यूटर को सर्वर बनाते हैं, उस सर्वर में इंस्टॉल करते हैं और बाकी सारे उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो वो एक ही कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, बाकी सब उसको यूज कर रहे होते हैं। तो वो एक ही जगह पड़ी होती है, तो उसका फाइल जो उसका डेटा सारा एक ही जगह सेंट्रलाइज होता है, हर हर किसी का डेटा एक ही जगह पे पड़ा होता है, क्लाइंट के पास वो चीजें नहीं जाती। ठीक है, तो ये फर्क होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में और वेब एप्लीकेशन में। इससे इसका फायदा ये है कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आप एक सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि ये मुझे, मेरे पास 10-100 कंप्यूटर हैं, 100 कंप्यूटर में जाके मुझे यूज करना है। तो आपको हर कंप्यूटर में जाके अलग से इंस्टॉल करना होगा, आप हर एक कंप्यूटर में जाके आपको इंस्टॉल करना होगा, पहले एक कंप्यूटर में 1 बाय 1 सब कंप्यूटर्स में जाके आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, अगर आपके पास 100 कंप्यूटर है, चलें आप 100 में कर भी देंगे, सारा दिन लग जाएगा, लेकिन 100 कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर देंगे। फिर मैं आपको कल को कहता हूँ कि मैंने सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पहले कलर रेड था अब मैंने ब्लू कर दिया है, अब आप उसको दोबारा जाके हर किसी के पास इंस्टॉल करें, फिर आपको वो चेंज हर जगह करनी होगी। तो फिर जब वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम हर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करते, किसी एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और बाकी सारे कंप्यूटर से उसको एक्सेस करते हैं, कि वो उसको एक्सेस करके आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर उसमें क्या होगा कि आपको इंस्टॉल एक तो एक जगह करनी होगी, हर जगह आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको अपडेट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, आप नया वर्जन रखते हैं, जो भी करते हैं, तो वो आपको जहाँ पे एक जगह इंस्टॉल होगा आपको उधर ही करना होगा, बाकी सब उसको यूज करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल ये है, जो भी वेबसाइट्स आप यूज करते हैं, जैसे जो कोई भी वेबसाइट, आप गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, जितनी भी वेबसाइट्स आप यूज करते हैं, तो आप अपनी मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं, फेसबुक वगैरह, इससे अलावा कोई और एप्लीकेशन अगर यूज करते हैं, मुझे आप एग्जाम्पल कोई नाम बताएं। अगर आप कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो सर वो बताएं, या फिर मोबाइल में कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो उसका नाम बताएं, कोई भी एप्लीकेशन हो। सर एडिटर वगैरह होता है, फोटो एडिट करने के लिए हम यूज जी कर रहे होते जी, हैं, यूज या कर रहे एडोब हैं। वीडियोस फोटोशॉप, करते हैं। सर फोटोशॉप। एडोब भी होता है। जी, एडोब फोटोशॉप भी होता है कंप्यूटर में, या फोटो एडिटर के वीडियोस लिए आप। वगैरह भी। जी जी, इस तरह के आप सॉफ्टवेयर ये अलग अलग अपने कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करते हैं। फिर फोटो एडिटर फोटोशॉप के लिए होता है सर। जी, एक एक करके बात करें और हैंड रेज करें, फिर उसके बाद बात करें, ठीक है। यस सर। तो तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, फिर उसकी क्या होता है, कुछ दिनों के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आता है कि इसको अपडेट करें, इसका नया वर्जन आ गया है। तो फिर आप उसको अपडेट करते हैं, अपडेट में क्या होता है, उसका नया वर्जन डाउनलोड होता है, पुराना वर्जन आपके फोन से रिमूव होता है, फोन से या कंप्यूटर से, फिर नया वर्जन आप दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो उसका नया वर्जन मींस जो भी वो चेंजेस करते हैं, फिर आप अपने पास, आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी आपके पास वो न्यू फीचर्स आ जाते हैं। फिर जब आप वेब पे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज करते हैं या यूट्यूब यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कभी हम फेसबुक यूज करते हैं तो वो चेंज कर देते हैं, प्रोफाइल का लेआउट चेंज हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको दोबारा से फेसबुक वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है या खुद ही हो जाता है वो, या यूट्यूब का लेआउट चेंज हो जाता है तो आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ता है या खुद ही हो जाता है वो? जी बताएं आप फातिमा। सर खुद ही होता है। खुद ही हो जाता सर है, खुद ही होता है। खुद ही हो जाता है। तो ये डेस्क मीन्स सर ये वेब एप्लीकेशन हैं, ओके सर, ये एक्सेस क्योंकि वे सारी वेब एप्लीकेशन हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
जी हाँ सर। मैंने आपको वेबसाइट एक बना के दिखाई थी इस कोर्स के लिए, तो उस वेबसाइट पे मैं पहले आपके पास एक और लेआउट था, फिर उसको मैंने लेआउट चेंज कर दिया तो आप सबके पास लेआउट चेंज आ रहा था। फिर उस पर मैं जो भी चीजें नया वर्जन अपडेट करता हूँ तो मैं अपने पास करता हूँ, आप सब उसको सिर्फ वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये वेब एप्लीकेशन कहलाती है कि जितने भी यूजर्स हैं उसको एक्सेस करेंगे, जो भी चेंजेस करनी होगी वो मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मेरे कंप्यूटर पे या मेरे सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, सिर्फ वहीं पे मैं उसको चेंज करूंगा और बाकी सब आप उसको यूज कर रहे हैं, सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वेब एप्लीकेशन का एग्जांपल है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का और वेब एप्लीकेशन का। जी आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं आपसे पूछ रही थी कि फेसबुक वगैरह और यूट्यूब हमारा कौन सा एप्लीकेशन है, ये वेब एप्लीकेशन डेस्कटॉप है या फिर? वेब, देखिए फेसबुक और यूट्यूब ने अलग से मोबाइल एप्लीकेशन बना के आपको दे दिए हैं कि आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन अपने पास रख दें और फिर वो आप उसको चलाएं तो वो वहां से आपका वो एप्लीकेशन चल जाएगा। तो उस सूरत में तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरह ही काम करिए, लेकिन उसका जो कंटेंट है सारा वेब से ही आ रहा है, तो ये वेब एप्लीकेशन ही होगी। लेकिन वेब एप्लीकेशन को हमेशा हम ब्राउजर के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, तो ब्राउजर के थ्रू जितनी भी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट चलाते हैं ये सारी आपकी वेब एप्लीकेशन कहलाएंगी, क्योंकि उसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यूज होता है। क्लाइंट आपका जो जहाँ से आप उसको एक्सेस करते हैं वो क्लाइंट है, और जहाँ पे वो वेबसाइट पड़ी हुई है उसको सर्वर कहते हैं। जी सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूँ और फिर जो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ये एक दफ़ा क्लास में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन शुरू में बिल्कुल शुरू में तब आप लोग मेरे ख्याल में नहीं थे, तो उसको हम दोबारा से देखते हैं। ठीक है, आप बताइए अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो तो। जी सर आ रही है। जी यस सर, जी आ रही है। जी ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कोर्स है जो मीन्स हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, इसके लिए प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग करते हैं तो अच्छी बात है, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने किया हुआ है तो आपको जाहिर है जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है तो कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से बिल्कुल ही मीन्स स्टार्ट से इसको सीखेंगे कि किस तरह प्रोग्रामिंग होती है और क्या होता है। और दूसरा इसमें प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड नहीं है। प्लेटफॉर्म मीन्स अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कौन कौन से हैं? जैसे विंडोज है, विंडोज के अलावा कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुने हैं? बताएं, आप इतने सारे इधर 19 लोग हैं, आप बताएं कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने सुने हैं विंडोज के अलावा? सर वो आईफोन वाला। जी आप बताएं, संजमील आप बताएं। iOS सर, वो आईफोन वाला होता है ना, मैकबुक जी का सर, iOS सर। मैक वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है जी। उसके अलावा सर लिनक्स एक्स। जी इसके अलावा लिनक्स है जो कि सर मॉनिटर। मॉनिटर, मॉनिटर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जी जी सर। मॉनिटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं जी पता सर। है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है ना, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जिसको मींस ऑपरेट करने के लिए, जैसे आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए हम उसमें विंडोज इंस्टॉल करते हैं ताकि उसको हम ऑपरेट कर सकें, उसको बंद कर सकें, उसको खोल सकें, उसके अंदर दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं। जैसे आपके फोन में एंड्रॉइड या iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप उसमें से कॉल कर सकें, ये सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरे सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि आप किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एक और सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट का एक विंडोज है जो कि आप सब कंप्यूटर्स में यूज करते हैं मोस्टली। विंडोज के अलावा एक और है लिनक्स जो भी कंप्यूटर्स में यूज होता है। फिर जो मैक वालों के कंप्यूटर्स हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स हैं जिसको मैकबुक कहते हैं, उसके अंदर मैक iOS उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड सर। फिर एंड्रॉयड आपके मोबाइल डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म की, अगर अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं या फिर अगर आप iOS iOS यूज करते हैं या लिनक्स यूज करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि हम सिर्फ वो एक दफा अपनी मीन्स वो बना के रख देंगे, फिर यूजर चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल में एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर में आप विंडोज यूज कर रहे हैं, लेकिन दोनों में आपके पास एक एप्लीकेशन होगी क्रोम, विंडोज में भी है, आपके पास एंड्रॉयड में भी है। क्रोम या कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर ओपन करके आप फेसबुक या यूट्यूब जो भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, वो जैसे डेस्कटॉप में आपको नजर आएगी, वही फीचर्स आपको एंड्रॉयड में भी नजर आएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास प्लेटफॉर्म की ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको विंडोज में ही रह के आपको काम करना है या लिनक्स में ही रह के आपको काम करना है। ठीक है, और दूसरा बैकग्राउंड का, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका अगर कंप्यूटर से रिलेटेड बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको कंप्यूटर का मीन्स नॉलेज पहले से होनी चाहिए, तभी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि प्रोग्रामिंग है क्या, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग बेसिकली हम मीन्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए हम उसको कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कंप्यूटर में कोई टास्क हमारा परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम ये हम बचपन से मीन्स स्कूल्स में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि आपका कोई जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाए, या फिर कोई भी मीन्स उस पर आप जो भी, जैसे आप HTML में लिख रहे थे, HTML में जो आप कोड लिख रहे थे, टैग्स लिख रहे थे H1, ये आप इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कंप्यूटर को कि हेडिंग बन जाए, इमेज आ जाए, टेबल आ जाए, ये आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे, उसका जो भी आउटपुट है वो कंप्यूटर में आ रहा था। ठीक है, तो जो भी कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम, जैसे आप कोई हाई डेफिनेशन कोई मीन्स आप फोटोज एडिटर, फोटोशॉप या इस तरह का कोई बड़ा कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, या कोई आप वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर पे, या कोई आप हाई डेफिनेशन गेम खेल रहे हैं, तो ये जितने भी कंप्यूटर्स के प्रोग्राम हैं ये सारे आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं। ये किसी ना किसी ने आप ही की तरह जो डेवलपर होगा, जो उसका प्रोग्रामर होगा, उसने इसका बैठ के कोड पहले किया होगा, पहले इसको उन्होंने डेवलप किया होगा, तभी आप उसको जाके, हम सिर्फ इसको यूज करते हैं, हम इसको यूज कर रहे होते हैं आपकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो पहले इसको एट दी मींस स्टार्ट में किसी ना किसी ने इसको डेवलप किया होगा। जी बताएं मोहम्मद जोहर, क्या क्वेश्चन है आपका। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये अभी आपने बताया, ये मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं, ये इसी को ही कहते हैं प्रोग्रामिंग। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जनरल लाइफ में। फॉर एग्जांपल आपको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी को आपको बताना है, रास्ता बताना है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। ठीक है, किसी और को आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप किस तरह उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी को बताते हैं कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में होते थे इधर सीएड में, तो अगर आप किसी को बताएंगे कोई हैदराबाद से आ रहा है, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि इधर आना है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ तक आने के लिए क्या करना होगा, किस तरह आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। सर कहाँ से, किस जगह से? किसी भी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक आने के लिए आप किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। किसी को आपको एड्रेस बताना, फॉर एग्जांपल आपको मुझे एड्रेस बताना है किसी एक जगह से, आप एक उसको जगह इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन देंगे, सर लेकिन किस उसे तरह, इंस्ट्रक्शन एक देंगे। तरह? जगह का नाम सर बताएंगे। सर आप मतलब राइट ऐसे रूट टू रूट राइट आ बताएंगे जाए। उसको सर कोई फेमस जगह होगी तो वहां का पहले उसे बताएंगे कि उसके करीब ये चीज है, इधर है, इस साइड पर है। ये चीज है, इधर है, इस साइड पे, मींस स्टेप बाय स्टेप आप उसको बताएंगे। ठीक है, पहले इधर आना है, फिर वहां पे कोई सर। फेमस चीज होगी, वहां से इस तरफ आना है, फिर इस तरह, मींस आप उसको स्टेप बाय स्टेप आप उसको बताएंगे, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बता सकते कि आप डायरेक्ट सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएं। अगर मींस फॉर एग्जाम्पल वो पहले से जानता है, अगर वो पहले से जानता है यहाँ का रास्ता, फिर तो आप डायरेक्ट उसको बोल देंगे कि भाई मैं सीएड में हूँ, आप सीएड आ जाओ, अगर उसको पता है। अगर नहीं पता तो फिर आपको उसको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा कि किस तरह आना है। ऐसे ही होगा ना। जी सर। जी, तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर को अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो अगर कंप्यूटर को पहले से पता है कि क्या करना है, फिर तो आप उसको डायरेक्टली हम उसको बोल देंगे कि जैसे आजकल आपने देखा होगा, शायद आपने देखे हो या यूज किए हो, गूगल के कुछ सॉफ्टवेयर हैं, असिस्टेंट्स हैं, जिसमें आप उसको वॉइसली इंस्ट्रक्ट देते हैं कि ये करना है, वो करना है, तो वो आपका टास्क वहाँ पे परफॉर्म हो जाता है। तो आप जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर कंप्यूटर को पहले से पता है
कंप्यूटर को आपको पता है उसका पहले से मीन्स आपकी तरह वो इंटेलिजेंट तो नहीं है, अपना उसका माइंड तो नहीं है, जो भी आप उसको बताएंगे वही करेगा। तो पहले से उसको कुछ नहीं पता, समझ लें उसकी अपनी कोई मेमोरी नहीं है, पहले से उसको कुछ नहीं पता। आपको उसको कोई टास्क आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि पहले ये करना है, फिर टर्न करना है, फिर इस तरह जैसे आप HTML में लिखते थे कि पहले HTML बनाओ, फिर उसके अंदर हेडिंग बनाओ, फिर हेडिंग के अंदर उसका टेबल बनाओ, फिर टेबल के अंदर TR होनी चाहिए, फिर TR के अंदर, इस तरह उसको स्टेप बाय स्टेप उसको आप इंस्ट्रक्शन देते थे, तभी आपका काम होता था। या आप ऐसे लिख देते थे कि एक वेब पेज बन जाए तो आपका वेब पेज बन जाता था। किस तरह आप काम करते थे? सर मतलब लाइन बाय लाइन आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते थे ना? लाइन बाय लाइन बताते हैं जी, लाइन बाय लाइन जी आप सर। उसको इंस्ट्रक्शन पहले देते हैं, एक है कि हम तभी लिखते आपका थे टेक बन मैंने कहा जो वेब पेज एज आउटपुट आपका जो भी आउटकम है वो बनता है। ठीक है, तो इसी तरह हम कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस जो देते हैं इस तरह की, जाहिर है अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे टर्न राइट, ड्राइव 1 माइल या इस तरह, लेकिन वहाँ पे जो आपकी जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज का जो कोड होगा उसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, जो कि लाइन बाय लाइन हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इन इंस्ट्रक्शंस में ये होता है कि जो उसका जो फ्लो है, जो उसका ऑर्डर है, मींस पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन चलनी है उसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन चलनी है, वो बहुत मैटर करता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, जैसे अगर आप फॉर एक फर्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन है टर्न राइट और ड्राइव 1 माइल, तो वो इस तरफ चल जाएगा, पहले राइट पे और फिर 1 माइल आगे उसने ड्राइव कर दिया। अगर इसको इंस्ट्रक्शंस को आप चेंज कर दें तो उसका आउटपुट जो है वो चेंज हो जाएगा, पहले वो ड्राइव 1 माइल होगा और फिर उसको टर्न राइट करेगा। तो दोनों के आउटपुट को देखें, दोनों के आउटपुट को देखें तो फर्क हो जाता है। तो मींस जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उनकी जो सीक्वेंस है वो आपको फॉलो करनी होगी सही तरह से। अगर आप सीक्वेंस सही फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आउटपुट जो है वो गलत आएगा। ठीक है, ये आप अभी आपने CSS वगैरह में देखा होगा कि अगर आप पहले UL बनाते हैं, UL के अंदर LI बनाते हैं तो फर्क होगा। अगर LI के बाहर आप UL लगाते हैं, LI के बाहर div बंद करते हैं, तो उससे आपका आउटपुट में जो है वो फर्क आ रहा था। ठीक है, क्योंकि आपकी जो कोड है, जो आपका रीड होता है, वो ऊपर से टॉप टू बॉटम आपका लाइन बाय लाइन वो एग्जीक्यूट होता है। तो आपकी जो सीक्वेंस है वो बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह उसको लिखते हैं। ठीक है, अब जाहिर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो आपकी मींस इंस्ट्रक्शंस हैं वो इस तरह की नहीं होती कि टर्न राइट और ड्राइव 1 माइल। प्रोग्रामिंग में जो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इस तरह की होती हैं कि लेट्स से दो नंबर्स को ऐड करना है, या फिर आपको कोई लेटर कंप्यूटर पे स्क्रीन पे प्रिंट करना है, या फिर आपको किसी स्क्रीन पे किसी एक पिक्सल का कलर जो है वो आपको चेंज करना है। इस तरह की आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन इंस्ट्रक्शंस को हम स्टेटमेंट कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं उसको स्टेटमेंट कहते हैं कि ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसका आउटपुट ये होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जैसे एक बेसिक लैंग्वेज है जिसमें हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, लेट बैलेंस इज इक्वल टू 500, तो ये एक स्टेटमेंट है। फिर एक एप्पल स्क्रिप्ट दूसरी लैंग्वेज है, उसमें इस तरह हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। फिर जावा एक दूसरी लैंग्वेज है, उसमें हम इस तरह इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट मींस उसका तरीकेकार है लिखने का, इंस्ट्रक्शंस लिखने का। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है वो एबिलिटी टू टेक दिस आइडिया इन योर हेड, ब्रेक इनटू अपार्ट इनटू इंडिविजुअल पीसेस। मींस जो आपकी प्रोग्रामिंग, आपके जहन में जो आइडिया है, जो टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं, उसको आप इंडिविजुअल पीसेस में डिवाइड करें और फिर कंप्यूटर को वो आप कम्युनिकेट करें एज ए फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। उसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो अब प्रोग्रामिंग अगर समझ में आ गया तो फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं। तो जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मींस ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्रामिंग करें, ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखें, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी हैं, मींस काफी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कम्युनिकेट करते हैं। अगर किसी को कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। माइक आप प्लीज ऑफ कर दें अपना, जिसको क्वेश्चन पूछना हो वो उसको ऑन करें, इस तरह डिस्टर्बेंस होती है। रिजवान आप अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। जी, किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ये जितनी भी आपको नाम नजर आ रहा है ये बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे इन सबका मकसद कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, या कंप्यूटर को मींस जो
इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे ये सवाल है कि अगर इन सबका काम एक ही है, सबका जो मीन्स जो आपका मोटिव है, सबका जो टास्क है वो एक ही है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, तो फिर इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों है? सिर्फ कोई एक ही लैंग्वेज होती जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों है? जी आप बताएं, आपको क्या क्वेश्चन है? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी आवाज बाकी सबको आप आवाज सही आ रही है? अगर नहीं आ रही आवाज तो आप प्लीज बता दें मुझे। सर ठीक आ रही है सर। सर आवाज सही आ रही है, आई थिंक इनका सर इंटरनेट इशू है। सही आ रही है आवाज हमें। जी जी आप ये चैट में बता दें, वॉइस में नहीं बताएं, चैट में बता दें। तो बाकी सबको सही आ रही है, आपके पास मेरे ख्याल में शायद इंटरनेट का इशू है, तो वो ठीक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये पूछ रहा था कि कट रही है। जी, तो मैं यहाँ से आपसे ये पूछ रहा था कि जब इतनी सारी लैंग्वेजेस ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, तो जब इन सबका काम अगर यही है कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों? कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए ना जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करें। इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों हैं? समझ रहे हैं मेरी बात? जी बताएं। हाँ हमाद शमीर आप बताएं जो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। हमाद आप अवेलेबल हैं? सर असल में जो भी ये लैंग्वेजेस होती हैं ना, इनका मतलब अलग अलग वो होता है। जैसे HTML है, अब उस वो तो सिर्फ जो है ना मतलब जो वेबसाइट होती है उसके स्ट्रक्चर के लिए काम आती है। अब ऐसे ही इसके आगे जैसे हमने CSS पढ़ी, वो और थोड़ी मॉडिफाई करती है वेबसाइट को। और तीसरी जैसे ये आपने अभी बताया जावास्क्रिप्ट, तो इसमें तो मतलब और ज़्यादा एडवांस है। इसलिए मतलब हर लैंग्वेज का अपना अपना काम होता है, इसलिए अलग तरीके से लेकिन यूज की सबका जाती है। सबका काम तो एक ही है ना, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों हैं? सर आई फॉरगॉट इट, आपने बताया था लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है। जी तो कौन बताएगा इसके अलावा? ज़ैनब आप बताएं। चले ठीक है, मैं इतना वेट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम इतना नहीं है। जिसका मैं नाम कॉल आप खुद ही बताएं, अगर नहीं बता रहे तो फिर मैं नाम कॉल कर रहा हूँ तो उस वक्त आप बताएं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप वो ऑनलाइन करके और आप शायद चले गए हैं, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। तो बेसिकली क्या होता है कि जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए थी जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते, तो वो एक लैंग्वेज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। वो एक ही लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं या जिसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्योंकि आपको पता है कि एक मशीन है, कंप्यूटर के अंदर एक CPU होता है जो कि आपकी एक मशीन है, जो एक प्रोसेसर है जो कि उसको प्रोसेस करता है। उसके लिए एक ही लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी जो इसकी लैंग्वेजेस हैं ये फिर उसके, जैसे एक स्टूडेंट ने अभी इधर बताया कि उसके एडवांस फॉर्म है या उसके जो मींस उसके मॉडर्न, उसकी एक ही लैंग्वेज से ड्राइव होकर दूसरी दूसरी लैंग्वेजेस बन की हुई है। जो एट द एंड जो होती है वो एक ही लैंग्वेज होती है। ठीक है, अब जैसे ये पीछे आपको लिस्ट नजर आ रही है, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। फिर उसमें से ये आपको हाईलाइटेड कुछ लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं, जैसे C है, C++, C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, पर्ल, PHP, पाइथन, ऑब्जेक्टिव सी, रूबी, विजुअल बेसिक। तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि आजकल यूज हो रही हैं मार्केट में या डेवलपमेंट में लोग यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे आपको ये पीछे लिस्ट आप देख रहे हैं, ये A to लेकर Z तक ये बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपकी मींस उसके नाम्स लिखे हुए हैं। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस, एक ही लैंग्वेज एक मींस कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए आपकी एक लैंग्वेज होती है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। फिर उससे, क्योंकि मशीन लैंग्वेज वो फिर आपकी कंप्यूटर, आपको पता है वो जो उसका प्रोसेसर होता है वो नंबर्स की जो आपकी लैंग्वेज होता है वो बाइनरी या हेक्साडेसिमल फॉर्म में वो उसको अंडरस्टैंड करता है। वो नंबर्स में इस तरह की वो लैंग्वेज होती है, वो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। जैसे आप CSS में कोड दे रहे थे ना कलर के लिए,
FFF या 000, तो इस तरह के नंबर्स होते हैं, उस लैंग्वेज को वो कंप्यूटर की जो मशीन है, जो प्रोसेसर है, वो अंडरस्टैंड करता है। इसमें इस लैंग्वेज में हमें इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है जिसमें वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करे। तो इसमें वो कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड कर लेता है, हम भी चलें इसको अंडरस्टैंड पढ़ लेंगे पहले कि किस तरह लिखना है, फिर उसको मेमोराइज करेंगे, फिर उसको हम कोड करेंगे। लेकिन ये हमारे लिए काफी मुश्किल होगा इसको समझना कि ये किस तरह है। फिर अगर आप कोड, ये देखिए अभी आप ये कोड देख रहे हैं तो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। तो फिर इस लैंग्वेजेस को डिराइव करके मॉडर्न लैंग्वेजेस बनाई गई जो कि ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से थोड़ी सी रिलेटेड हो, ताकि आपको समझ में भी आए कि क्या हो रहा है। जैसे हम H1 लिखते हैं तो H1 का मतलब हेडिंग 1 है, तो आपको वो देखने से पता चल जाता है कि ये हेडिंग के लिए ही है। बैकएंड पे उसका जो कोड हो रहा होगा वो इसी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में ही उसका कोड हो रहा होगा, जिससे वो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करे। लेकिन फ्रंट एंड पे आपको नजर आने से वो मीन्स वो थोड़ा इजी हो, ताकि आप उसको इजीली रीड कर सकें और इजीली उसको मेमोराइज या अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो वहां पे फिर हमारे पास जो हाई लेवल और लो लेवल की लैंग्वेजेस, जो शुरू में मैं आपसे पूछ रहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, वो फिर टर्म उधर आ जाती है। तो जो आपकी CPU जो मशीन होती है उसके साथ जो उस पर लैंग्वेज काम करती है उसको असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहती है। वो क्योंकि कंप्यूटर के बिल्कुल करीब है, लो लेवल, तभी उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम कंप्यूटर से दूर चले जाते हैं तो वो फिर आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। जैसे उसी से ही ये सारी ड्राइव्ड होके आई हैं। असेंबली लैंग्वेज थी, फिर उनको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर C लैंग्वेज है, फिर C का एक एडवांस फॉर्म है C++, फिर ऑब्जेक्टिव C उसका एडवांस फॉर्म है, फिर जावा, C#, VB.NET, ये फिर उसी में इसकी ब्रांचेस हैं, उसी से निकली हैं, फिर उससे ड्राइव होके फिर जैसे जितना जितना आप ऊपर चलते जाएंगे ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस बनती जाएंगी। तो जितना आप कंप्यूटर के करीब होंगे, लो लेवल लैंग्वेजेस होंगी, वो उतनी मुश्किल होंगी, उतनी मींस वो डिफिकल्ट होंगी अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए, लेकिन CPU के लिए वो बिल्कुल ईजी होंगी। ठीक है, और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना काफी इजी होंगी, लेकिन CPU के लिए वो मुश्किल होंगी। क्योंकि जैसे जावास्क्रिप्ट की अभी हम बात करें, जावास्क्रिप्ट सबसे ऊपर है, तो जावास्क्रिप्ट पहले कन्वर्ट होगी जिस लैंग्वेज में वो पहले बनी है, रूबी या पाइथन में जिस लैंग्वेज में से वो बनी है पहले उसमें कन्वर्ट होगी, फिर उसमें से जावा में कन्वर्ट होगी, फिर जावा से ऑब्जेक्टिव C, फिर C++, फिर C, फिर असेंबली लैंग्वेज। मींस इतने सारा उसमें प्रोसेस लग जाएगा उसको पहले कन्वर्ट होने में, उसके बाद जाके वो CPU पे एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये फर्क होता है हाई लेवल में और लो लेवल में। मींस हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी एज कम्पेयर टू लो लेवल वो थोड़ी इजी होती हैं, लेकिन वो फिर आपकी स्लो होंगी, क्योंकि उसको कन्वर्जन का उसका प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, बार बार उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा नीचे तक, CPU तक। उसको जितने भी कन्वर्टर यूज हो रहे होंगे उतनी बार उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद वो जाके आपकी CPU में कन्वर्ट होगी। और लो लेवल लैंग्वेज में क्या होगा कि आपकी वो कन्वर्जन उसकी होगी नहीं, आप लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट लिखेंगे तो वो डायरेक्ट आपकी CPU में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कंप्यूटर मींस ह्यूमन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, और लो लेवल उसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा। दोनों जो है कोई भी लैंग्वेज आप यूज करेंगे एट द एंड वो हमेशा मशीन लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट होगी, उसी के बाद ही वो आपके कंप्यूटर का जो CPU होगा उसमें वो रन होगी। जी सर विद एग्जांपल बताएं जरा। एग्जाम्पल जैसे ये आपकी जो भी लैंग्वेज अभी हम यूज कर रहे हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। फिर इनको कन्वर्ट होना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, ये दूसरी लैंग्वेज से बन के ड्राइव्ड होके बनी है, तो इनको इतनी सारी लैंग्वेजेस में से कन्वर्ट होना पड़ता है, तब जाके ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद फिर जाके ये CPU में एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो उसके बाद जी मोहम्मद जोहेर, आपका कोई क्वेश्चन है या ऐसे ही आपने हैंड रेज किया है? सर ये जो आपने अभी मतलब असेंबली का तो बताया, असेंबली लैंग्वेज का, जी इसी तरीके से इसमें जैसे दो और होती हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का, इसमें मतलब इसमें कोई रोल है क्या हाँ, वो आगे आगे उस प्रोग्रामिंग पे में? आते हैं, अभी कंपाइलर और इंटरप्रेटर का उस पे आते हैं अभी। ठीक है, तो ओके सर। तो कंप्यूटर की जो मींस जो इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं, कि हम जो प्रोग्रामिंग के लिए जो हम कोड लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड आपने देखा है नोटपैड में आपने कोड किया था, तो HTML CSS का आपने कोड किया है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इस तरह हम कोड लिखते हैं। जैसे ये आपको पता है कि HTML
फाइल नेम डॉट एचटीएमएल आप लिखते हैं तो वो एचटीएमएल की फाइल बन जाती है। इसी तरह ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है तो फाइल नेम डॉट जेएस आप लिखेंगे तो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी और इसमें आप इस तरह का सोर्स कोड लिखते हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस का मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम सोर्स कोड जो है वो हम अपने नोटपैड में या जो भी टेक्स्ट एडिटर होता है इस तरह वो हम कोड लिखते हैं। तो क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेस जो भी हैं ये एक ही लैंग्वेज से डिराइव्ड होके आई हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल हम जो लैंग्वेज बोलते हैं जैसे उर्दू है, उर्दू और सिंधी आप देखें तो या पंजाबी या इस तरह की कुछ लैंग्वेज हैं, ये सब उसमें फारसी से या अरबिक से ड्राइव होके आई हैं। तो इनमें आपको पता है कि बहुत सारे जो वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं वो उनका मतलब सेम होता है या वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है क्योंकि ये सारी इनका जो मीन्स एक जो ओरिजिन है वो सेम है। तो प्रोग्रामिंग में भी आपकी जो एक ओरिजिन है वो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज से ये बहुत सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो ड्राइव होके आई हैं। तो हर लैंग्वेज में तकरीबन बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको सेम ही मिलेंगे हर जगह। थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका अलग होगा, बाकी सारा ओवरऑल वो सेम ही होगा। ठीक है, तो जैसे ये एक स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये मीन्स कंप्यूटर पे हेलो, कंप्यूटर स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम ये लिखते हैं। तो ये बहुत सारे लैंग्वेज में ये सेम होगी। जैसे ये अल्गोल 68 एक लैंग्वेज है उसमें हम इस तरह लिखते हैं। फिर एक और लैंग्वेज है पाइथन 3, उसमें भी हम वर्ड प्रिंट करने के लिए इसी तरह स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। या फिर इसके अलावा एक और लैंग्वेज है लुआ, तो उसमें भी हम इसी तरह लिखते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी लैंग्वेजेस है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लैंग्वेजेस में जो फंक्शंस हैं वो सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि ये तीनों लैंग्वेजेस किसी एक लैंग्वेज से ही ड्राइव होके आई हैं तो तीनों ये अपना जो मीन्स जो स्ट्रक्चर है वो शेयर करती हैं आपस में। ठीक है, और फिर जो उसका लिखने का तरीका होता है, जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह होता है। फॉर एग्जांपल एक अल्गोल 60 है तो उसमें हम इस तरह कोड स्टार्ट करते हैं, बिगिन, डिस्प्ले, हेलो वर्ल्ड और एंड। जैसे आपने देखा एचटीएमएल में हम एचटीएमएल का टैग लिखते हैं, फिर इस तरह हम कोड स्टार्ट करते हैं। फिर सी जो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज में हम इस तरह का कोड करते हैं। फिर सी शार्प में हमें इस तरह क्लासेस बना के कोड करना पड़ता है। जावा में भी हमें क्लासेस बना के, हर किसी लैंग्वेज का ऊपर लिखने का तरीका, उसका रूल्स, उसकी सिंटैक्स जो है वो चेंज होता है। जैसे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप ह्यूमन की भी बात करें, सिंधी, इंग्लिश, इस तरह की, तो उसमें भी उसको लिखने का तरीका, उसका ग्रामेटिकल मीन्स जो चीज़ें हैं वो थोड़ी चेंज होती हैं। बाकी उसका जो ओवरऑल जो वर्ड्स की मीनिंग है या जो उसका जो मीन्स जो उसका जो ओरिजिन है, जो उसका मतलब होता है वो तकरीबन सेम ही होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन हर किसी का लिखने का जो उसका फॉर्मेट है वो फिर चेंज होता है। तो यहाँ पे भी जो लैंग्वेजेस के आपके एग्जांपल्स हैं वो फिर चेंज होती हैं। ठीक है जी, आप अली मुर्तजा बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। बताएं आपको क्या क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम फिर आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होना पड़ता है, तो उस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाइलर। मीन्स दो तरह के उसके फिर चीजें होती हैं, या तो एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है, जो कि अभी कोई स्टूडेंट इधर पूछ रहा था। ठीक है, अब इन दोनों में जो उसकी कन्वर्जन है उसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर यही कहते हैं। ठीक है, अब उन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। कंपाइलर में क्या होता है कि कंपाइल मीन्स ये दो टेक्निक्स हैं आपकी लैंग्वेज हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको समझने की जरूरत है इसको। फिर आगे इसको इतनी ज्यादा कोई हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो हम PHP और जावास्क्रिप्ट उसी पे ही हम फोकस करेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता होने चाहिए कि क्या होता है। तो कन्वर्जन का जो हाई लेवल से लो लेवल पे कन्वर्ट होने के लिए जो आपके पास प्रोसेस है उसको हम कहते हैं जी, आपका क्वेश्चन है। जी फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दो हमारे पास टेक्निक है, कंपाइल्ड और इंटरप्रेटर। कंपाइल्ड में क्या होता है कि आप जो भी कोड करते हैं, जो कंपाइल्ड लैंग्वेज है, जैसे सी है, C++ है या ऑब्जेक्टिव सी है, ये कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो भी कोड होता है वो आप एक दफा पूरा कोड लिखते हैं, फिर कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। एक ही दफा आपका सारा कोड कंपाइल होता है, पूरा कोड जो भी आपने लिख दिया फाइल में वो पूरा एक ही दफा कंपाइल होता है। फिर एट द एंड ऑफ द डे मीन्स पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको एंड में बताता है कि आपका कहाँ कहाँ पे एरर था, कहाँ कहाँ पे आपने गलत लिखा है, कहाँ पे आपने लाइन
सेमीकोलन नहीं दिया है, जो भी एरर होगा वो आपको एट द एंड आपको बताएगा कि क्या हुआ था। और इंटरप्रेटर में क्या होता है, लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूट होता है, कहीं पे भी एरर आ जाएगा तो वहीं पे रुक जाएगा, जब तक आप उस एरर को एग्जीक्यूट सही नहीं करेंगे तब उससे आगे वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये फर्क है मेन कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, मीन्स वो इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट होती है। आप कहीं पे भी एरर दिख देंगे तो उसके आगे का कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहीं पे आपको एरर बताएगा कि आप पहले इस एरर को खत्म करें, उसके बाद फिर आपका कोड आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों के जो हैं वो मींस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, कंपाइलर के भी हैं इंटरप्रेटर के भी हैं। कंपाइलर में ये है कि आप पूरा कोड कर देते हैं, एक ही दफा आपका कंपाइल हो जाता है, एंड में आपको सारे एरर पता चल जाते हैं, आप जाके वो फिक्स करते हैं फिर कंपाइल करते हैं। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि वो पहले ही आपको एरर दे देगा, फर्स्ट लाइन पे आप वो सॉल्व करें, फिर नेक्स्ट लाइन पे एरर है तो वो आ जाएगा, मींस बार बार वो आपको इंटरप्ट करेगा। और कंपाइलर क्योंकि फास्ट होता है वो एक ही दफा सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्रेटर उससे स्लो होता है क्योंकि उसको लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को देखना होता है, कहाँ पे एरर है वहां पे रुक जाएगा। तो दोनों के कुछ मींस एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हम देख सकते हैं डिटेल में जाके अगर हम देखना चाहें तो, ठीक है। फिर एक और टेक्निक होती है उसके बाद हाइब्रिड, जिसमें मींस ये दोनों चीजें यूज होती हैं, कंपाइलर भी यूज होता है और इंटरप्रेटर भी यूज होता है। कंपाइल करके एक कोड इंटरमीडिएट कोड बन जाता है, फिर उसको इंटरप्रेटर के थ्रू हम यूज करते हैं, जिसमें जावा, सी शार्प और ये मॉडर्न जो लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज होती हैं। जी क्वेश्चन मोहम्मद जुहैर, आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। आपने अभी बताया कि जावा स्क्रिप्ट मतलब इंटरप्रेटर के उसमें काम करता है, जी ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे हमने ये पढ़ी है CSS, उसमें जी क्या होता है? जी CSS भी इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ओके सर। जी जी फातिमा, आप बताएं आपको क्या सर ये क्वेश्चन है। हाइब्रिड के बारे में बता दें थोड़ा सर जी 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 सुन लिया सर मैंने। जी सर हाई लैंग्वेज और लो लैंग्वेज से बताएं जरा, नेट बंद हो गया था हमारा। अच्छा, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्ड ये रख दूंगा कहीं पे, वहां पे आप देख लीजिएगा फिर, ठीक है, क्योंकि उससे हम आगे अभी जी निकल सर। आए हैं तो वो फिर सर टाइम वेस्ट होगा उसमें। जी जी मैं सर आपको हाइब्रिड के हाइब्रिड बारे का में बता दें बता रहा हूँ। हाइब्रिड का, हाइब्रिड में क्या होता है कि ये दोनों प्रोसेस आपके यूज होते हैं। वो मीन्स पहले उसको कंपाइल करके, कंपाइलर में क्या होता है कि आपका जो कोड आप सोर्स कोड लिखते हैं उसको कंपाइल करके आपकी जो एग्जीक्यूटेबल EXE फाइल होती है ना वो बना देता है, ठीक है। फिर वो EXE फाइल आप जाके उसको जिधर भी आप चलाएं। फॉर एग्जाम्पल आप कंपाइलर में एक ये भी नुकसान होता है कि आप उसको कंपाइल किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने विंडोज के लिए, आपने उसकी विंडोज पे आपको पता है कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसकी EXE फाइल होती है, .exe होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल उसको कहते हैं। तो आपने विंडोज के लिए कंपाइल किया तो वो विंडोज में ही चलेगी, EXE फाइल आपकी एंड्रॉइड में नहीं चलेगी। अगर आपको एंड्रॉइड के लिए कंपाइल करना है तो आपको फिर एंड्रॉइड के लिए अलग से आपको कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो और इंटरप्रेटर में क्या होता है कि वो क्योंकि आपके एंड में ही जाके इंटरप्रेट होता है तो वो उस प्लेटफॉर्म के लिए ही मींस इंटरप्रेट होता है, चाहे उसको आप विंडोज पे चलाएं चाहे एंड्रॉइड पे चलाएं कहीं पे भी चलाएं, वो उसी के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है। तो उस पर ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस प्लेटफॉर्म के उसको इंटरप्रेट किया है। तो हाइब्रिड में ये होता है कि पहले उसको कंपाइल करता है लेकिन एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता, उसकी इंटरमीडिएट एक मिडिल में एक फाइल बना देता है, फिर उसको एंड में जहां पे भी आप उसको जाके एग्जीक्यूट करते हैं वहां पे जाके उसको आप इंटरप्रेट करते हैं, तो वो मींस उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो उसको हाइब्रिड मींस इन दोनों के मिड में आप समझ लें दोनों चीजें उसमें यूज होती हैं। तो जावा, सी शार्प और पाइथन जो है वो टेक्निक यूज करता है। सर जैसे ये जावा में जो JVM होती है मींस के जी हम किसी भी सिस्टम उसके अंदर सिस्टम में इसको चला सकते हैं, लेकिन जी उसके लिए पहले हमें उसके अंदर JVM इंस्टॉल करना होता इंस्टॉल है, करना सीधा होता ना? है। जी जी तो वो जो इंस्टॉल करते हैं ना वो उसका कंपाइलर होता है, कंपाइलर होता है, वो उधर इंस्टॉल करते हैं, उसको उधर कंपाइल करते हैं, फिर उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, वो फिर आप किधर भी लेकर जाएं वो चलेगी, लेकिन वो फिर उसी प्लेटफॉर्म के लिए नहीं फॉर सर, जो एग्जाम्पल। डोज की बात कर रहा हूँ सर। जी जी मैं समझ सर रहा ये हूँ मैं। डोज से भी हो जाती है ना रन हाँ जावा? रन हो जाती है, लेकिन उसका वो आप इंस्टॉल तो करते हैं ना JVM जावा, पहले उधर इंस्टॉल तो होनी चाहिए ना, फिर उधर रन होगी। मींस के जैसे हम C या C++ का प्रोग्राम लिखते हैं हाँ तो हम अगर इसको विंडोज में लिख रहे हैं जी रन नहीं कर सकते किसी और में, मींस लिनक्स में, iOS में वगैरह में। हाँ क्योंकि लेकिन अगर हम विंडोज। जावा का प्रोग्राम लिख वो दूसरे पे भी कर सकता है, लेकिन दूसरे उसके पे लिए भी हमारे पास JVM होना चाहिए। जी जी उधर JVM होना चाहिए, कन्वर्टर मिडिल जो क्योंकि कन्वर्टर है वो होना चाहिए, फिर वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक इसलिए है मतलब ये हाइब्रिड है। जी इसीलिए हाइब्रिड है। तो अभी जो हम मीन्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी हम यूज कर रहे हैं वो है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट,
ठीक है। जावास्क्रिप्ट का आपको बताया था मैंने कि फ्रंट एंड पे यूज होती है, वेब डेवलपमेंट में यूज होगी, फ्रंट एंड पे यूज होती है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। HTML के साथ यूज होगी, HTML में आपने वेब पेज बनाना सिखाया है, CSS में आपने उसको स्टाइल करना सीखा है। अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, उसको थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। तो हम जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में आपके पास डेटा होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में अभी आपको बताया कि जो आपकी मींस कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं, कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो आपके पास जाहिर है कोई ना कोई डेटा होगा। जैसे आप दो नंबर्स को ऐड करें तो जो आपके दो नंबर्स हैं वो आपका डेटा है, या आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, तो स्टूडेंट के जो नेम्स हैं वो डेटा है। तो मीन्स आपको डेटा के साथ डील करना पड़ता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, ठीक है। वेरिएबल्स मीन्स हम कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी के अंदर हम उस मेमोरी को एक कोई ना कोई नाम दे देते हैं, उस नाम में फिर हम अपनी डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? बस वो जावा वाला इंटरफेस आ रहा है, वही जो लैंग्वेज लिखी हुई थी। जी, इसको मैं दोबारा शेयर करता हूँ क्योंकि एक और स्लाइड है जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में देख रहे हैं। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें डेटा के साथ डील करना पड़ता है। तो कोई आपको नेम सेव करना है या किसी भी तरह के डेटा को जब हम डील करते हैं तो उसको डेटा को सेव करने के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिर उसको वेरिएबल्स बनाने के लिए अलग तरीका है। तो वेरिएबल बेसिकली होते क्या है? वेरिएबल जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएबल्स मींस उसकी डेटा चेंज होती है, वेरी होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो आपकी रन टाइम मेमोरी होती है, जो रैम होती है किसी भी डिवाइस की, वहां पे जाके उसको आप कोई ना कोई नाम दे देते हैं, उस नाम के अंदर वो अपनी वैल्यू जो है वो आप सेव कर देते हैं ताकि आप उसको बाद में यूज कर सकें, ठीक है। उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। मेमोरी को कोई ना कोई हम नाम देते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको आप कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे ईमेल, उसमें आपने ईमेल एड्रेस सेव कर दिया। फिर कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ आपने सेव करना है तो आपने उसको नेम दे दिया कस्टमर डेट ऑफ बर्थ, और उसको आपने डेट ऑफ बर्थ वहां पे सेव कर दिया। किसी भी तरह का डेटा जो है वो आप सेव कर सकते हैं वेरिएबल्स में, ठीक है। अब ये जो आपको नेम नजर आ रहा है, ईमेल, कस्टमर डेट ऑफ बर्थ, इमेज पोजीशन, ये जो है ये वेरिएबल्स के नेम्स होते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल्स की नेम के हर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रूल्स होते हैं कि आप वेरिएबल नेम किस तरह बना सकते हैं, उसका नेम किस तरह से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आप जब वेरिएबल बनाते हैं तो जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल बनाने के लिए इसे लिखना होगा var वेरिएबल। ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या है। तो आप ये कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का आपको इसे लिखना होगा, var मींस वेरिएबल, उसके बाद वेरिएबल का नाम, ये जो ईयर है मींस ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। या फिर var कस्टमर ईमेल, तो ये आपके कस्टमर की समझ लें ईमेल, ये आपका वेरिएबल का नाम है, ठीक है। और उसके बाद तो ये var कीवर्ड है, ये आप ऐसे ही लिखेंगे, फिर स्पेस, उसके बाद जो वेरिएबल का नेम है वेरिएबल नेम देंगे। तो नेम के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे आप नेम में कोई भी आप नाम अपनी पसंद से दे सकते हैं। जैसे आप CSS में क्लासेस और आईडीज दे रहे थे, मैं बार बार आपको बता रहा था कि ये नेम जो है ये आपके समझने के लिए है, इससे कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वेरिएबल का नाम क्या रखा है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए। तो ये आप कोशिश करें कि आप रिलेवेंट नाम रखें। जैसे आप ईयर सेव कर रहे हैं तो आप उसका नाम ईयर रखें, ताकि आप बाद में जाकर देखें तो आपको पता चले कि वेरिएबल का नाम मैंने ईयर रखा है तो मींस इसमें ईयर पड़ा होगा, या वेरिएबल का नाम मैंने कस्टमर ईमेल रखा है तो मींस उसमें कस्टमर की ईमेल पड़ी होगी। तो आप रिलेवेंट रखें। अगर रिलेवेंट नहीं रखेंगे, एक्स रखेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी रखेंगे तब भी वो काम करेगा, लेकिन वेरिएबल का नाम उसका मींस जनरल होना चाहिए, जेनेरिक होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि क्या हो, किस तरह आप उसको सेव करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे आप वेरिएबल के नेम बनाएंगे तो उसमें हमेशा जो लेटर्स और नंबर्स ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस वगैरह आप वेरिएबल नेम में सेव नहीं कर सकते। और स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ जो आपका अंडरस्कोर है वो आप यूज कर सकते हैं। और नंबर्स में भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे ये एग्जांपल नीचे है VAR99 प्रॉब्लम्स, तो ये आपका सही नहीं है, मींस नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप टेक्स्ट से स्टार्ट करके लेटर से स्टार्ट करके एंड में आप उसमें नंबर दे सकते हैं, जैसे email 1 email 2, इस तरह आप वेरिएबल्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद जुहैर बताएं आपको क्या क्वेश्चन है? मोहम्मद जुहैर क्वेश्चन है कोई तो बताएं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप हैंड रेज क्यों कर रहे हैं बार बार? सर ये पहले से हुआ है।
चलें ठीक है, इट्स ओके। तो वेरिएबल जब आप बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे आप लिखेंगे var तो ये मेमोरी उसको एक अलॉट हो जाएगी, कंप्यूटर की मेमोरी में एक समझ लें एक बॉक्स उसको अलॉट हो जाएगा जिसमें फिलहाल कुछ भी सेव नहीं होगा, नल होगा। नल मीन्स नथिंग, उसके अंदर कुछ भी सेव नहीं होगा, लेकिन वो उधर अलॉट हो जाएगा क्योंकि आपने उसको नाम दिया है। ठीक है, उसको आप जब प्रिंट करके देखेंगे तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा, उसका नाम आ जाएगा ईयर, जो भी आपने नाम दिया है। फिर आप उसको वैल्यू असाइन किस तरह करेंगे? वैल्यू असाइन करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं var ईयर, और उसके बाद जो मींस इक्वल्स का साइन है, और उसके बाद उसकी वैल्यू, तो कोई भी आप वैल्यू उसमें दे सकते हैं। इक्वल्स इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये वैल्यू असाइन कर रहा है दूसरे वेरिएबल को। ठीक है, इसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो वेरिएबल है और राइट साइड पे वैल्यू है, ये वैल्यू आप उसको असाइन कर रहे हैं। ये आप HTML में देख के आए हैं, हम एट्रीब्यूट्स को वैल्यू देते हैं या फिर CSS की प्रॉपर्टीज को वैल्यू देते हैं, तो इस तरह हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू उसको असाइन हो जाती है। ठीक है, जब आप ये लाइन लिखेंगे तो जो मेमोरी में आपके पास उसकी वैल्यू होगी वहां पे जाके वो वैल्यू सेव हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक? ये प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, फिलहाल हम थ्योरेटिकली इसको देखते हैं। जी सर यहाँ बॉक्स खुद से क्रिएट हो जा रहा है? जी, वो मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी है, उसमें मेरी मेमोरी मींस वो बॉक्स तो मैंने आपको दिखाने के लिए समझाया, वहां पे बॉक्स नहीं होगा एग्जैक्टली, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी में वो जाके आपका इस नाम से वो वैल्यू आपका डेटा आपका सेव हो जाएगा। जी ठीक है सर। ठीक है, तो और वेरिएबल के नेम जो है वो जी प्लीज सर ये डेटा टाइप नहीं होगी सर, डायरेक्ट क्रिएट होगा? जी उस पे आते हैं डेटा मींस टाइप्स पे, हाँ उस पे आते हैं। ठीक है ठीक है, तो उसके बाद वेरिएबल के जो नेम है वो केस सेंसिटिव होंगे। ठीक है, केस सेंसिटिव से क्या मतलब है? केस सेंसिटिव क्या होता है, किसी को पता है? मींस ये सर वो अगर जैसे हमने स्मॉल दिया है तो फिर हम स्मॉल यूज कर सकते हैं, उसे कैपिटल नहीं कर सकते, या अगर कैपिटल है तो फिर उसको मतलब आगे हम अगर कैपिटल डिक्लेयर किया है तो उसको स्मॉल यूज नहीं कर सकते। जी या जो वर्ड कैपिटल है उन्हें कैपिटल ही लिखना है, जो वर्ड स्मॉल है उन्हें स्मॉल ही लिखना है। जी, इसके अलावा और भी बताएं आप। फिजा आप बताएं। जी फिजा आप बताएं, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है आपको पता है? चलें, किन्जा बानो आप बताएं। आप लोग क्लास में अवेलेबल भी हैं या नहीं है? मोहम्मद बख्श आप बताएं। सर बैठा हूँ क्लास में, बताऊंगा। आप बुधायो सर पता नहीं है जी, पता नहीं है। चलें, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि नहीं सर। जैसे इसने बताया कि एक स्टूडेंट ने भी आपको बताया कि केस सेंसिटिव वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। तो केस होता है ना, जो आपकी अल्फाबेट है उसमें अपर केस और लोअर केस होता है। ठीक है, तो आपकी जो अपर केस और लोअर केस हैं, मींस अपर केस मींस जो आपकी कैपिटल अल्फाबेट है, लोअर केस मींस आपकी जो स्मॉल अल्फाबेट है। तो वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव है। सेंसिटिव मींस आप जो लोअर केस में लिख रहे हैं, वेरिएबल का नेम बना रहे हैं, तो आप उसको लोअर केस के साथ ही यूज कर सकते हैं, आप उसको अपर केस के साथ यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल x इज इक्वल टू 200, तो ये स्मॉल x के साथ आपने बनाया है, तो मेमोरी में वो स्मॉल x के साथ जाके सेव हो जाएगा। फिर आप उसको वेरिएबल दूसरा वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल कैपिटल X 200, तो मींस वो दूसरा वेरिएबल होगा, वो एक ही कंसिडर नहीं होंगे क्योंकि उसके वेरिएबल के नेम जो है वो केस सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह जो भी आप वेरिएबल का नेम बनाते हैं वो उसी नाम से आप उसको एग्जिस्ट करें। ऐसा नहीं कि आप ईमेल उसका नाम लिखें स्मॉल लेटर्स में और फिर उसको आप कैपिटल लेटर्स के साथ उसको कॉल करें और फिर कहें कि उसकी वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, तो वेरिएबल के नेम हमेशा जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं। फिर एक और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम वीक टाइप कहते हैं, वीक टाइपिंग। मीन्स जैसे अभी यहाँ पे एक उस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हम डेटा उसको असाइन कर रहे हैं तो डेटा का टाइप नहीं बता रहे, डायरेक्ट उसको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लैंग्वेज में ये होता है कि हमें टाइप वैल्यू वेरिएबल की जब वैल्यू देते हैं तो उसके साथ उस वैल्यू का टाइप भी बताना पड़ता है कि कौन से टाइप का डेटा है। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर है मीन्स नंबर है, या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मीन्स लेटर्स हैं, या फिर कोई आप इमेज दे रहे हैं, या फिर कोई अलग डेटा दे रहे हैं, तो आपको उसको डेटा का टाइप बताना पड़ता है।
तो मीन्स वो भी हमें खुद बताना पड़ता है कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं वो नंबर है। फिर कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि वो आपके डेटा को देख के खुद ही डिसाइड कर लेती हैं कि आपने कौन सी टाइप का डेटा दिया है। तो उसको हम इस तरह की जो लैंग्वेज जिसमें हमें डेटा टाइप बताना ना पड़े, उसमें हम उसको वीक टाइप कहते हैं। वीक टाइपिंग मीन्स आपको टाइप नहीं करना पड़ता, वो खुद ही उसको डेटा को देख के उसको डेटा का टाइप असाइन कर देता है। लेकिन उसमें तो उधर भी डेटा के टाइप एग्जिस्ट करते हैं, डेटा के टाइप होते हैं जिसमें डेटा की समझे कैटेगरीज होती हैं कि ये नंबर्स हैं, ये स्ट्रिंग हैं, ये फिर आपके बुलियन है, इस तरह की कुछ डेटा की जो मीन्स टाइप्स होती हैं। तो कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जहाँ पे फिर हमें बताना पड़ता है कि डेटा का टाइप क्या है। तो जावास्क्रिप्ट और पीएचपी ये जितनी भी लैंग्वेज हैं ये आपकी वीक टाइप लैंग्वेज हैं, इधर हमें बताना नहीं पड़ता। इधर हम सिर्फ वेरिएबल का नाम देंगे, वेरिएबल की वैल्यू देंगे, वैल्यू से वो खुद ही डिसाइड करेगा कि ये उसकी टाइप क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पहले लिखा माई वेरिएबल वार माई वेरिएबल, तो एक मेमोरी में एक उसको स्पेस अलॉट हो जाएगा माई वेरिएबल, लेकिन इसमें कोई भी वैल्यू सेव नहीं होगा। फिर आप लिखेंगे माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू 200, तो उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी 200 उधर ही जहां पे आपने वेरिएबल बनाया है। ठीक है, वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में बनाते वक्त फर्स्ट टाइम आप लिखेंगे वार वीआर कीवर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप उसको यूज कर रहे हैं या वैल्यू दे रहे हैं तो बार बार आपको वार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर आप उसको नंबर की जगह अगर आप लेटर्स दे रहे हैं तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। जो आप लेटर्स या जो लिखते हैं ना, कोई भी कीवर्ड्स जिसमें होते हैं नंबर और ये चीजें मिक्स होती हैं, तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग है ये। तो स्ट्रिंग की कोई वैल्यू दे रहे हैं जिसमें मल्टीपल नंबर्स हैं, तो इस तरह की जब वैल्यू आप देते हैं तो फिर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी वैल्यू है, क्योंकि उसमें स्पेस भी आ जाता है, स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी आ सकता है उसमें। तो उसके लिए फिर हम उसको डबल कोट्स देते हैं, कोटेशंस देते हैं दोनों साइड पे। कोटेशंस उसको बीच बताते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है वैल्यू और यहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो स्ट्रिंग की वैल्यू जब आप देंगे तो वहां पे आपको कोटेशंस देना होगा। कोटेशन देंगे तो वो वैल्यू आपकी हेलो जाके वहां पे सेव हो जाएगी। फिर डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं आप, सिंगल कोट्स भी यूज करना चाहें तो सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर एक और वैल्यू होती है ट्रू, ये कीवर्ड है ट्रू, इसलिए आप लिखेंगे ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स दो तरह की वैल्यूज होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम बुलियन कहते हैं। ये कंडीशन के लिए यूज होती है, आगे जाके हम यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको बुलियन कहते हैं। इसमें दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो अगर आपको ट्रू और फॉल्स लिखनी है तो सिर्फ आप सिंपली ट्रू लिखेंगे तो वैल्यू उधर ट्रू सेव हो जाएगी। अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो उधर वैल्यू फॉल्स सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग्स होती हैं। स्ट्रिंग्स मींस आपकी जो नंबर्स, लेटर्स, स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर सारे मिक्स हों तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग में क्योंकि सारी चीजें आ जाती हैं इसलिए उसको फिर हमें कोटेशंस में जाके उसको डिफाइन करना पड़ता है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कंप्यूटर को मीन्स हम कंफ्यूज नहीं करते, उसको बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी इस वेरिएबल की वैल्यू है। जैसे आप यहाँ पे एक वेरिएबल लिख रहे हैं, वेरिएबल मैसेज इज इक्वल टू, उसमें आप हेलो वर्ड लिख रहे हैं तो उसको कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे। अब उसके अंदर कामा भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। जावास्क्रिप्ट का एक और फंक्शन है अलर्ट, जिसके थ्रू आप एक ब्राउजर में एक अलर्ट क्रिएट होता है और उस अलर्ट के थ्रू फिर हम उस वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं कि वो मीन्स हमें जो भी आपने वेरिएबल बनाया है वो उधर नजर आ जाए। ठीक है, तो जब हम स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग्स बना रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों यूज कर सकते हैं। डबल भी यूज कर सकते हैं, सिंगल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल डबल कोट्स यूज करें तो वो भी सही है, अगर आप सिंगल कोट्स यूज कर रहे हैं तो वो भी सही है। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप डबल से स्टार्ट करें और सिंगल पे एंड करें, तो वो फिर उसके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप डबल से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर सिंगल पे एंड करें। ठीक है, लेकिन कहाँ कहीं पे ऐसे आपके पास जो लाइंस होती हैं या सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको उसमें आपके जो वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर ही कोटेशंस यूज हो रही है। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, आपका एक मैंने लिखा हुआ है डोंट मिक्स योर कोट्स, तो इसमें डोंट में भी आपका सिंगल कोट आ रहा है। तो अगर आप सिंगल कोट से स्टार्ट करेंगे तो उसको लगेगा कि आपने स्टार्ट किया और ये एंड के बाद आपने एंड कर दिया है, तो उसके बाद जो आपने वैल्यू लिखी है वो क्या है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप लिखेंगे तो फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इस तरह के सिनेरियोज में फिर हम क्या करते हैं कि बाहर हम डबल कोट्स यूज करते हैं। अगर वैल्यू के अंदर सिंगल कोट यूज हो रहा है तो बाहर हम डबल कोट्स यूज करते हैं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह फिर अगर आप किसी फ्रेज में अगर डबल कोट सिंगल कोट्स दोनों यूज हो रहे हैं तो फिर हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं, वो हम ये स्लैश लगा के उसको हम एस्केप कर देते हैं कि इसको बोलते हैं कि इसको एस्केप कर दे और बाकी जो शुरू वाला और एंड वाला है उसी को सिर्फ कंसीडर करें। तो ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, फिर वेरिएबल्स, इस तरह हम वेरिएबल्स बनाते हैं। फिर वेरिएबल्स के बाद वेरिएबल पे कोई ना कोई आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स हैं 2-3, उसको देख लेते हैं। फिर उसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जो कि अभी हम देख के आए हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है वेरिएबल्स तक? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें यहाँ तक, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। सर क्लियर है जी सही है सर।
ठीक है। तो वेरिएबल्स के बाद हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स मींस वेरिएबल्स पे जो भी आपका डेटा है, उस डेटा पे कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा तो उसके लिए आपके पास कुछ ऑपरेटर्स पड़े हुए हैं जिसके थ्रू आप उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अभी मैंने आपको बताया जो कि इज इक्वल साइन है, जिसे आप असाइनमेंट करते हैं, किसी वेरिएबल को आप असाइन करते हैं वैल्यू, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बैलेंस, और उसको आपने 500 की वैल्यू असाइन कर दी तो उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। फिर आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मींस अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं ना, जो मैथमेटिक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जितने भी मैथमेटिकल्स आपके ऑपरेशंस हैं उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी जर्नल आपने पढ़े हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे भी आपके पास जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आपको इसी तरह ही मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल a इज इक्वल टू 100, तो उसको 100 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर वेरिएबल b इज इक्वल टू 50, तो उसको 50 की वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो आप इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको आप लिखते हैं a प्लस b, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस b, इसका रिजल्ट क्या आएगा अभी 150 ना, 150, क्योंकि दोनों को ऐड कर रहा है 150, ठीक है। तो इसका असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे आप देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यूज किया है, तो मींस a प्लस बी, इसको दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट होगा वो असाइन करेगा किसी ना किसी थर्ड वेरिएबल में, मींस आप असाइन कर रहे हैं वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। तो जब हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे या अलर्ट करके देखेंगे तो उसमें 150 प्लस होगा। अगर आप इसमें एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन यूज करें तो फिर 50 आएगा, या फिर सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन यूज करें तो फिर इसमें जो भी उसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा 5000 तो वो आ जाएगा, या फिर आप डिवीजन यूज करें तो 2 जो भी उसका आंसर होगा वो आ जाएगा। तो इसी तरह आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो आप यूज कर सकते हैं। फिर अर्थमेटिक और ऑपरेटर्स में आपके पास प्रेसिडेंस होती हैं, ये आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त कि किस तरह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सीक्वेंस है, ये अब आप सबको बताना है, जिसका भी मैं नेम दूं, मींस ऐसे ही नहीं बताएं, जिसका मैं नाम कॉल करूं वही बताएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल रिजल्ट इज इक्वल टू 5 + 5 × 10, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर इसको मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलाऊं, या आपको ये ऐसे ही पेपर पे लिख के दे दूं कि इसका रिजल्ट मुझे बताएं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे नहीं बताएं, हाथ सिर्फ हैंड रेस करें और मैं जिससे पूछूं वो बताए। मोहम्मद बख्श आप बताएं, मोहम्मद बख्श नाम बताए। अच्छा, जो जवाब नहीं देंगे इसका मतलब है वो क्लास में मौजूद नहीं है, तो फिर उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। ये आप नोट कर लें प्लीज। जी, किसने हैंड रेस किया है, शामिर आप बताएं। $55 सर। जी 55 चले देखते हैं। पहले 5 × 10 हो जाएगा, फिर +5। क्यों, ऐसा क्यों होगा, पहले 5 से 10 हो सकता है, पहले ऐड हो जाए। सर अगर बोर्ड मास रूल फॉलो करते हैं तो सर पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर प्लस माइनस होती है। जी, मैथमेटिक का एक रूल है जिसके थ्रू ये चीजें होती हैं, ठीक है। जी आप बताएं, रिजवान नाम बताए। जुहैर आप बताएं। सर 55 ही आएगा। 55 ही आएगा। जी विक्रम Yes, नाम sir. बताए, विक्रम। यस सर 55 होंगे मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब से। जी 5 to 10 होगा, फिर 7 क्योंकि + 5 करेंगे। मैथमेटिक का एक रूल है जिसकी थ्रू ये करो, क्योंकि इस तरह Yes, की sir. इक्वेशन जब होती है, या आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इस तरह की जब इक्वेशन होती है तो फिर हमारे पास एक रूल होता है कि हम पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है। अगर हम पहले एडिशन करते हैं तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ठीक है। अगर हम पहले मल्टीप्लिकेशन करें 5 × 10 तो 50 हो जाएगा, फिर बाद में +5 करें तो आंसर 55 होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये मैथमेटिक का रूल है, पहले आपकी उसका पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। डिमास का रूल है जी, डिमास उसको कहते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह आपका ये होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि पहले इसको ऐड करे फिर मल्टीप्लाई करे, अगर आपका रूल, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहले इन दोनों को ऐड करें फिर मल्टीप्लाई करें, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं ना, कि हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कि पहले इसको ऐड करें,
इसको ऐड कर पहले मीन्स उसको फोर्स कर रहे हैं हम कि पहले इसको ऐड करना है उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपको पता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होता है, उसके बाद फिर उसकी जो एडिशन जो भी मल्टीप्लिकेशन होगी वो होगी। तो पहले इसको ऐड करेगा 10, उसके बाद उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है बाय डिफॉल्ट। अगर आप सेट करना चाहें तो फिर हम इसको ब्रैकेट्स में बंद करके उसको अपने हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और एक और ऑपरेटर हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल स्कोर इज इक्वल टू वेरिएबल स्कोर प्लस 10। अब इसका मतलब है कि वेरिएबल स्कोर, आप एक वेरिएबल बना रहे हैं स्कोर, उसको कह रहे हैं कि स्कोर की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है, जो अभी उसके अंदर वैल्यू है वो वैल्यू और उसके अंदर 10 असाइन कर दे। तो अभी आप वेरिएबल बना रहे हैं तो वेरिएबल स्कोर की अभी कोई वैल्यू नहीं होगी, 0 होगी, तो 0 के साथ वो 10 ऐड कर देगा तो उसको 10 असाइन हो जाएगी। या अगर उसकी पहले से कोई वैल्यू होती तो वो उसको उसमें 10 ऐड हो जाती। तो उसको हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं कि अर्थमेटिक भी कर रहे हैं और असाइनमेंट भी आप कर रहे हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल स्कोर प्लस इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब यही है कि आप उसको उसकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें सिर्फ आप 10 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जितने भी ऑपरेशंस हैं सबके लिए ये अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। जी सर ये जो अभी आपने बताया ना एंड में, ये समझ नहीं आया। कौन सा? ये इस स्लाइड की बात करें या इससे पहले वाली स्लाइड? सर यही वाली। हाँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये सर ये वाली नहीं समझ में आई। जी, ये प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी वही है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेरिएबल में 1 यूनिट का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं, एक चीज आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे वेरिएबल a इज इक्वल टू a प्लस 1। मीन्स a की जो भी वैल्यू है इस वक्त उसमें a 1 ऐड हो जाए। ठीक है, तो जो भी a की वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 1। बार बार आपको a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप a प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है कि a की जो भी वैल्यू है उसमें 1 ऐड करे फिर उसको a के अंदर सेव कर दे। ठीक है, या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस प्लस। इसका मतलब यही है कि a की जो वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीमेंट कर दे। ठीक है, इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। इसी तरह आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू a माइनस 1। मीन्स a की जो भी वैल्यू है उसमें से 1 माइनस कर दे फिर a में उसको सेव कर दे। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप a माइनस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं या फिर a माइनस माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक कुछ ऑपरेटर्स थे। अब इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ये किस तरह यूज होते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको थ्योरी से रिलेटेड तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं तब तक वो प्रैक्टिकली फाइल बना के आपको दिखाता हूँ। सर प्रैक्टिकल मैंने देखा है तो। जी प्रैक्टिकल करते हैं। मैं वो फाइल क्रिएट करता हूँ अभी और फिर हम सर जी a माइनस माइनस क्यों लगा रहे हैं हम? जी मैं बताता हूँ वो उसको डिक्रीमेंट करने के लिए, उसमें से 1 वैल्यू माइनस करने के लिए। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं HTML की एक फाइल बनाई है। ठीक है, सबलाइन के अंदर आप सबको पता है। तो इसके अंदर सिर्फ जावास्क्रिप्ट को यूज करने का हम तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट भी प्लीज आप अपने माइक्स बंद कर दें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो माइक बंद कर दें, आवाज आ रही है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट भी जैसे CSS आप यूज करते हैं इसी तरह 3 तरीके सर नजर आई है JS एग्जांपल HTML। जी नजर आ रही है। अभी आप माइक अपने बंद कर दें, मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर ही यूज होगी। तो आपके पास उसके 3 तरीके हैं, जैसे हम CSS यूज करते थे उसी तरह एम्बेडेड, इंटरनल एम्बेडेड और एक्सटर्नल। ठीक है, जो इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल। तो इनलाइन को बाद में हम देखेंगे, पहले हम एम्बेडेड और एक्सटर्नल को देखते हैं। तो एम्बेडेड CSS एम्बेडेड कैसे यूज करते थे हम? जो एम्बेडेड CSS है वो किस तरह यूज होती है, कौन बताएगा? स्टाइल टैग लगा के सर। जी सर हेड के नीचे, हेड के बीच में स्टाइल टैग लगा के उसके बाद हम लोग
जी, HTML के अंदर स्टाइल टैग यूज करते थे हम, जिसके अंदर हम CSS यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके अगर स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो उसके लिए आपके पास स्क्रिप्ट का टैग है, स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट आप लिखेंगे और ये बाय डिफॉल्ट टैग स्लैश जावास्क्रिप्ट ही होता है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो अच्छी बात है। तो इसका एक एट्रीब्यूट है टाइप, जिसमें आप डिफाइन करेंगे टैग स्लैश जावास्क्रिप्ट, क्योंकि और भी स्क्रिप्टिक लैंग्वेज हैं जो कि हम HTML में यूज करते हैं, आगे जाके आप करेंगे तो इस स्क्रिप्ट के टैग के साथ ही वो भी यूज होती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सर आप जावास्क्रिप्ट के लिए फॉन्ट यूज। जी सर फॉन्ट साइज और भाई नजर नहीं आ रहा आपको भी। जी ठीक है, सर थोड़ा और बढ़ाएं प्लीज। नाउ इट्स बेटर, थैंक यू। जी ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे इसके अंदर। अब आप जैसे हम स्टाइल के अंदर यहाँ पे हम डायरेक्टली CSS लिखते थे, इसी तरह स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं, जिसको हम अलर्ट कहते हैं। ठीक है, अलर्ट बॉक्स, इससे आपके वेब पेज में एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है, उसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल में सिर्फ सिंपली देखते हैं कि ये चल रहा है, हम आपकी स्क्रिप्ट रन हो रही है या नहीं, तो उसके लिए सिर्फ आप ये लिखते हैं हेलो। ठीक है, इसको आप सेव करेंगे और आपको स्क्रीन ब्राउजर में नजर आ रहा है। यस सर। जी, तो इसको हम जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपके पास ये एक पॉपअप आपको नजर आ रहा होगा कि हेलो जावास्क्रिप्ट वर्किंग। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट का मैंने फंक्शन लगाया है ये वहां से आ रहा है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू फंक्शन है। तो इससे बेसिकली ये होता है, आप देखें फॉर एग्जांपल आपकी HTML में हमने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे मैं H1 लगा के लिख देता हूँ JS एग्जाम्पल। तो इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो जो हेडिंग आपने लगाई है ना JS एग्जाम्पल, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, वो नजर नहीं आ रही और आपका पेज जो है ये कंटिन्यूअसली लोड हो रहा है, आपका पूरा वो लोड नहीं हो रहा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का जो अलर्ट फंक्शन है ना, ये यहाँ पे आके आपकी एग्जीक्यूशन रुक जाती है। जब तक आप इसको ओके नहीं करेंगे, इसके बाद आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसको ओके करेंगे तो उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद नीचे आपका कंट्रोल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिर हम इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हमेशा आपके कोड के एंड में यूज करते हैं, बॉडी से पहले, बॉडी के क्लोज होने से पहले जावास्क्रिप्ट को हम हमेशा उधर यूज करते हैं कि आपका HTML का कोड सारा लोड हो जाए, उसके बाद आपके जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो लोड हो। सर जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो लेफ्ट टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट वर्क करता है ना? जी जी, लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट थ्रू हम अपने HTML के कोड को मॉडिफाई करेंगे ना, तो अगर इसको मैं हेड में रखता हूँ, हेड में भी रख सकते हैं, अगर कोई ऐसा टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं तो हेड में भी रख सकते हैं। लेकिन मुझे अगर इस आपकी HTML की बॉडी को ही, HTML के टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है, तो आपका जावास्क्रिप्ट यहाँ से पहले रन होगी, यहाँ से आपका कंट्रोल आएगा, वो पहले जावास्क्रिप्ट को रन करेगा। आप उसमें अगर फॉर एग्जांपल आप किसी डिव को या किसी H1 को मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि अभी बनी ही नहीं है, क्योंकि अभी नीचे आपका कंट्रोल गया ही नहीं है, तो वो फिर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि पहले आपका HTML का कोड जो है वो सारा एग्जीक्यूट हो जाए, फिर एंड में जाके हम जहाँ पे बॉडी आपकी क्लोज हो रही है, उस बॉडी के क्लोज होने से पहले यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं, ताकि पहले आपका HTML का कोड सारा एग्जीक्यूट होकर आ जाए, फिर हम जावास्क्रिप्ट में उसको मॉडिफाई करें। ठीक है, तो सही तरीका ये है कि आप जावास्क्रिप्ट को हमेशा फुटर में या बॉडी के क्लोज होने से पहले यूज करें। ठीक है, अगर आप हेड में करेंगे तब भी वो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आउटपुट डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलर्ट हम जावास्क्रिप्ट में सिंपली करते हैं इसको अलर्ट करने के लिए। तो मैंने आपको कुछ वेरिएबल्स बनाने का तरीका सिखाया था। तो वेरिएबल के लिए आप लिखेंगे var मींस वेरिएबल, वेरिएबल का नाम कुछ भी आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं a। तो सिंपल आप सिर्फ इसको a करके वेरिएबल आपका मेमोरी में बन जाएगा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसको आप अलर्ट करके देख सकते हैं कि अलर्ट a में क्या है। तो वेरिएबल बनाते वक्त आप var लिखेंगे, उसको यूज करते वक्त दोबारा var लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप वेरिएबल फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तब आप उसको var के थ्रू बताएंगे कि ये वेरिएबल है, बार बार यूज करते वक्त आप नहीं बताएंगे। अब जब इसको अलर्ट करेंगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड मींस आपने वेरिएबल बनाया तो है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, सर इसलिए आवाज कम आ रही है। सही आ रही है सर। जी, 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा शोर है, मैं उसको क्लियर कर दूं।
जी, तो वेरिएबल को अब हमने सिर्फ वेरिएबल बनाया है और उसको जब प्रिंट कर रहे हैं तो उसके अंदर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए आपके पास अलर्ट में अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ब्राउजर के अंदर आपका कोई भी मॉडर्न ब्राउजर है तो उसके अंदर इंस्पेक्ट एलिमेंट जो आपका डेवलपर टूल होता है उसके अंदर जैसे हम CSS वगैरह चेक कर रहे थे तो इसलिए इसमें जावास्क्रिप्ट का एक कंसोल भी दिया होता है कि मींस आप जहाँ से जावास्क्रिप्ट अपनी देख सकते हैं या रन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप एलिमेंट्स में इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे कंसोल है, तो यहाँ पे भी आप जावास्क्रिप्ट का अपना कोड जो है वो सेम लिख सकते हैं सिर्फ देखने के लिए, रन करने के लिए कि आपका कोड सही है या नहीं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जितने फंक्शंस हैं वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे CSS की तरह। जैसे एक अलर्ट फंक्शन है तो आप उसमें लिखेंगे कुछ भी, जैसे हमने वहां से कोड से प्रिंट किया था तो आप यहाँ से लिख सकते हैं तो ये आपका अलर्ट आ जाएगा मैसेज है जो भी आपने मैसेज लिखा है। या फिर आप जैसे वेरिएबल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल ए, उसको आप कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे तो वो अभी अनडिफाइन होगा, तो उसको आप अलर्ट करेंगे जैसे हमने कोड से किया है तो वो अनडिफाइन आएगा। सही है, तो और अपने कोड से भी ये जो आपका कंसोल है अलर्ट के थ्रू आप अलर्ट कर सकते हैं और अपने कोड से अपने स्क्रिप्ट से आप ये जो आपका ब्राउजर का कंसोल है यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास फंक्शन है कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट लॉग सॉरी, कि कंसोल के अंदर लॉग करने के लिए आप कोई भी चीज उधर लॉग करना चाहें तो उसके अंदर आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके कंसोल में जाके प्रिंट होगा, ये ब्राउजर में नजर नहीं आएगा। इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपके कंसोल में ये जो भी आपने मैसेज लिखा होगा वो यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह आप वेरिएबल को जो जैसे मैंने वेरिएबल बनाया है इसको अगर मैं कंसोल पे देखना चाहूँ कि इसकी वैल्यू क्या है तो आप इसको कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है क्योंकि वैल्यू को आपने डिफाइन नहीं किया, आपने वेरिएबल बना तो दिया है लेकिन आपने उसको डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन करने का तरीका ये है कि इसको आप कोई ना कोई वैल्यू दे दें। तो अब इसको आप वैल्यू देने के लिए आप इसको यहाँ पे यूज करेंगे ए, क्योंकि बार बार आपको वेरिएबल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने ऊपर डिफाइन कर दिया, उसको पता है कि आप वेरिएबल ए की बात कर रहे हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर मींस इसको आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई नंबर दे रहा हूँ 200। ठीक है, तो इसको 200 वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी। तो अभी हम जाके ये फर्स्ट वाला कंसोल जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में आप इस तरह कमेंट कर सकते हैं लाइन को कि अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन सेकंड लाइन में इसको हमने कंसोल किया हुआ है ए को कि हमें नजर आए कि ए की वैल्यू क्या है। इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब यहाँ पे 200 आपको नजर आएगा कि इसकी वैल्यू 200 है। ठीक है, इस तरह आप इसकी वैल्यू जो है वो असाइन सेट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की, किसी भी तरह की वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल बी और उसको वैल्यू मुझे स्ट्रिंग देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे इसको देनी है वैल्यू हेलो एंड वर्ड। तो अब देखिए ये दो वर्ड्स है ना, अब उसको कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, स्पेस भी इसके अंदर है या नहीं इंक्लूड है। तो जब स्ट्रिंग की बात आ जाती है तो फिर हमें कोटेशन देके उसको बताना पड़ता है कि यहाँ से लेकर स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो मींस इसके अंदर जो भी कोटेशन के अंदर जो भी आपने लिखा है वो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी। कुछ भी आप लिखते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करें, कुछ भी लिखते हैं, वो इस वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस वेरिएबल को भी हम कंसोल करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे p, तो ये जो भी उसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। सही है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वाला हम कर रहे थे तो वेरिएबल इस तरह आप बना सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया वेरिएबल के नेम जो है वो आप मींस उस तरह लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल ईयर आप लिख सकते हैं, या फिर आप वेरिएबल 1 नहीं लगा सकते क्योंकि नंबर्स के साथ आपके वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन ईयर 1 इस तरह आप बना सकते हैं कि एंड में आप नंबर दे दें तो फिर वो चल जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वेरिएबल हम ए बनाते हैं, ए की वैल्यू देखते हैं 5, और एक और वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल बी, उसकी वैल्यू लिखते हैं 10, फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं वेरिएबल सी, उसकी वैल्यू लिखते हैं फॉर एग्जांपल 15। तो ये तीन वेरिएबल अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल बनाने हो उनकी वैल्यू आप जैसे यहाँ पे मैंने किया है, पहले वेरिएबल को डिफाइन किया उसके बाद उसको वैल्यू असाइन की, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप डिफाइन करते वक्त भी वैल्यू दे सकते हैं। वेरिएबल मींस आप डिफाइन कर रहे हैं और उधर ही आप उसकी वैल्यू भी दे रहे हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर आपको तीन वेरिएबल जैसे आपने बनाए हैं तो आपको अलग अलग लिखना पड़ रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 5, कॉमा b इज इक्वल्स टू 10, कॉमा c इज इक्वल्स टू 15। तो ये भी इसका शॉर्ट फॉर्म है कि आप इस तरह भी कॉमा देके भी इसको लिख सकते हैं, तो वो आपको जैसे इजी लगे वैसे आप लिखें। ठीक है, तो ये तीन वेरिएबल्स हैं। अब इनको मुझे जो इसका एडिशन है फॉर एग्जांपल मुझे वो परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल
या इसको फॉर एग्जाम्पल एक और वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल रिजल्ट का, ठीक है। पहले इस रिजल्ट की वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी रिजल्ट क्या है। अभी बाय डिफॉल्ट इसकी रिजल्ट क्या होगी, जो मैंने वेरिएबल बनाया रिजल्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी इस वक्त, अगर इसको मैं कंसोल या अलर्ट करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट की वैल्यू इस वक्त क्या होगी, अनडिफाइंड अनडिफाइंड होगी, क्योंकि इसको हमने वैल्यू दी ही नहीं है, ठीक है। इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको इधर अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू आपने सेट नहीं की। तो अब यहाँ पे आपने वेरिएबल रिजल्ट बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट है उसको वैल्यू असाइन हो जाए ए और प्लस बी की, मींस ए और बी के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म हो, और इन दोनों की जो रिजल्ट आता है, जो भी इसका आउटपुट आता है वो रिजल्ट में सेव हो, और फिर रिजल्ट को हम अलर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ए और बी को एडिशन होगी, जो भी उसकी वैल्यू आती है वो सेव होके आपके पास रिजल्ट में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू 15 आ जाएगी कि मींस दोनों में एडिशन हो रही है। तो इसके साथ रिजल्ट के साथ अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैसेज भी लिखना चाह रहे हैं कि रिजल्ट इज, या आंसर ऑफ एडिशन इज, अगर आप ये लिखना चाहें उसके बाद रिजल्ट प्रिंट करना चाहें, मीन्स आप दो चीजें अलर्ट में देना चाहते हैं स्ट्रिंग के साथ किसी मैसेज को, तो इन दोनों चीजों को सेपरेट करने के लिए आप ये प्लस जो है ना साइन, ये यूज कर सकते हैं। तो प्लस जो है वो उसमें आपका एडिशन कॉन्केटिनेट करते हैं, एग्जैक्टली। तो प्लस जो है आपका वो एडिशन का ऑपरेटर भी है, दोनों नंबर्स को अगर इसके दोनों तरफ नंबर होंगे तो ये दोनों को ऐड भी करेगा, अगर दोनों तरफ नंबर नहीं होंगे, दोनों में से किसी एक तरफ स्ट्रिंग होगा, मींस आपकी कोटेशन या इस तरह के लेटर्स होंगे, तो फिर ये दोनों को जोड़ देगा, आपस में मिला देगा, ठीक है। इस दोनों को आपस में मिला देगा, आप रिजल्ट में देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसको ऐड नहीं करेगा, क्योंकि उसको एडिशन के लिए दोनों तरफ नंबर चाहिए। अब एक तरफ आपका नंबर है, दूसरी तरफ नंबर नहीं है, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि आप ऐड नहीं करना चाह रहे, बल्कि इन दोनों को आप मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट अब आपका इस तरह आएगा कि आंसर ऑफ एडिशन इज, जो भी मैसेज आपने लिखा था उसके बाद फिर इसने वो जो भी आपका वेरिएबल था उसके साथ ऐड कर दिया, उसके साथ मिला दिया। तो आप इस तरह इसको कंकैटिनेशन कहते हैं कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना, उसके लिए भी यही ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ये कंसोल में भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे कोई भी आपको मैसेज लिखना हो और फिर यहाँ पे आपको वेरिएबल यूज करना है, तो प्लस वेरिएबल जब आप यूज करेंगे तो फिर उसके लिए आपको इसको क्योंकि वेरिएबल आप कोटेशन के अंदर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कोटेशन के अंदर अगर आप सी लिखेंगे तो वो उसको स्ट्रिंग ही समझेगा, वो ये नहीं समझेगा कि आप सी वेरिएबल की बात करें, तो वेरिएबल आपको कोटेशन से बाहर लिखना होगा। तो बाहर जब लिखेंगे तो फिर उसको कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस लिखेंगे, फिर आप सी लिखेंगे, तो फिर जो आपका सी वेरिएबल होगा वो यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा, या रिजल्ट जो भी आपका वेरिएबल होगा वो प्रिंट हो जाएगा उधर। ठीक है, हेलो दिस इज 15। तो आपका मीन्स जो भी आप कोड कर रहे होंगे वो आपको इधर नजर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो आप को मैं स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसकी एग्जांपल खुद कीजिएगा। और डेटा टाइप की जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस हैं जो कि हम मोस्टली यूज करेंगे। तो एक फंक्शन होता है इसमें टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जो कि आपको वैल्यू की टाइप बताता है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल डी, ठीक है, उसको वैल्यू असाइन करते हैं 100, ठीक है। इसको पहले हम अलर्ट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू, इसका रिजल्ट क्या आता है, अलर्ट डी, ठीक है। डी को वैल्यू 100 दी थी, ये पहले वाला अलर्ट आ रहा है, उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और ये जो कोड में कर रहा हूँ क्लास वर्क, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो ये अलर्ट किया, डी की वैल्यू मैंने दी है 100, उसको अलर्ट किया है, तो ये आपके पास अलर्ट जो है 100 आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप, जैसे मैंने आपको कहा कि वो वैल्यू, उसकी वैल्यू देख के उसके बाद उसको टाइप असाइन कर देता है ऑटोमेटिकली, तो आप इसकी टाइप अगर चेक करना चाहें जिसकी टाइप क्या असाइन हुई है ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है टाइप ऑफ, ठीक है। तो वो आप अलर्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, और उसकी ब्रैकेट्स में आप वो वैल्यू देंगे जिसकी आप टाइप चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी जो भी टाइप होगी वो आपको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा उसकी टाइप, जो भी टाइप होगी, और वो उसको जो भी रिटर्न कर रहा है उसको हम अलर्ट करा रहे हैं देखने के लिए कि वो क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अगर कोई एरर होगा तो ये आपको इधर कंसोल में आपको
अगर आपके पास कंसोल खुला हुआ नहीं है, उसको आप ऐसे रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जहाँ पे एरर आ जाएगा उसके बाद आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन पे एरर आ रहा है तो वो उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उसका जो भी एरर होगा वो आपको ब्राउजर पे नजर नहीं आएगा, तो आपको फिर डेवलपर टूल में जाना पड़ेगा और जहाँ पे कंसोल में जाके आपको दिखाएगा कि यहाँ पे ये एरर है, टाइप ऑफ जो है वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन होता है, या फिर हम देख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, ये चीजें चेंज होती रहती हैं। सर जी सर हम जो मतलब जावास्क्रिप्ट में जो भी हम इनपुट लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, जी वो पॉप के थ्रू क्यों आ रहा है नोटिफिकेशन पर, वो बॉडी पर क्यों नहीं शो हो रहा है? हाँ जी, मैं बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, और मैं बार बार आपको कहता हूँ कि सारी चीजें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट पे हर चीज पड़ी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ पता हो कि में किस तरह यूज करना है। तो जैसे मुझे चेक करना है कि जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल की टाइप कैसे चेक करेंगे, तो आप गूगल में लिखेंगे चेक टाइप ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो आपके पास उसके आंसर आ जाएंगे, टाइप ऑफ। ठीक है, तो मैं ओ कैपिटल दे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में ओ स्मॉल होगा इधर। जी, अभी क्योंकि मैंने इसका ओ कैपिटल दिया था, अभी मैंने ओ स्मॉल कर दिया तो उसका कलर चेंज हो गया। मीन्स कलर चेंज हो गया मीन्स ये बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। अब इसको सेव करके हम चेक करते हैं कि अब आउटपुट आता है या नहीं। ठीक है, अब आउटपुट आ रहा है और ये हमें बता रहा है कि ये नंबर है, इसका टाइप जो है वो नंबर है। फिर इसकी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। ये समझ में आया आपको कि टाइप इसका नंबर है, किस तरह टाइप इसका असाइन हुआ, ये किसका टाइप बता रहा है? ये क्लियर हुआ सबको? सर अगेन जी सर। बताएंगे टाइप। जी, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल को हम वैल्यू दे रहे हैं ना, तो वेरिएबल को जो वैल्यू दे रहे हैं जैसे 100 है या स्ट्रिंग जो भी दे रहे हैं, तो बाइट मेमोरी में वो सेव तो कर रहा है, कंप्यूटर की मेमोरी में जाके वो वैल्यू सेव हो रही है, लेकिन उस डेटा का जो भी आप डेटा दे रहे हैं उसका कोई ना कोई टाइप होगा कि कौन से टाइप का आप डेटा दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, स्ट्रिंग दे रहे हैं, लेटर्स दे रहे हैं, बुलियन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं आप। ठीक है, तो वो खुद ही वैल्यू को देख के वो डिसाइड करता है, कंप्यूटर आपके लिए, जावास्क्रिप्ट आपके लिए खुद ही डिसाइड करेगा, चेक करेगा वैल्यू को देख के कि आपने कौन सी वैल्यू दी है। तो मैंने इसके अंदर 100 दिया था, 100 क्योंकि नंबर है तो उसको टाइप जो है वो नंबर असाइन होनी चाहिए थी। तो ये चेक करने के लिए कि डी की टाइप कौन सी है, इसके लिए हमारे पास फंक्शन है टाइप ऑफ, जिसमें आप डी की टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू देंगे कि किसकी टाइप आप चेक कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया है, वेरिएबल की जगह आप वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने डी लिखा है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ, जैसे 100 सेम देते हैं तो अभी भी हमारे पास जो आंसर है वो नंबर ही आएगा, क्योंकि 100 की टाइप जो है वो नंबर है। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कोटेशन में लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो, तो अब इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग आनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मींस कोटेशन में आपने लेटर्स और नंबर्स मिक्स लिखे हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज होती हैं, यहाँ पे सिर्फ ट्रू लिखता हूँ तो ये आपको बताएगा कि ये बुलियन है। बुलियन भी एक डेटा टाइप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स दो तरह की वैल्यूज ही होती है। ठीक है, तो ये टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप ऑफ का फंक्शन होता है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि जावास्क्रिप्ट की वैल्यू जो है वो इस तरह अलर्ट बॉक्स में क्यों आ रही है, बॉडी में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जी जो भी सर। हम कोड करेंगे, बॉडी के अंदर जो भी आपको मॉडिफिकेशन होती है ना, वो आपके HTML के थ्रू ही बनेगी। जावास्क्रिप्ट में कोई अलग से टैग नहीं होंगे जिसमें हम बॉडी के अंदर चीजें बनाएं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम मॉडिफाई जरूर करेंगे कि आपने H1 लिखा होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू H1 की वैल्यू चेंज कर देंगे हम, H1 के अंदर पहले कुछ था बाद में कुछ और लिख देंगे। इस तरह की मॉडिफिकेशन हम आगे चल के करेंगे जरूर। ठीक है, वो हम कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ स्टार्ट में पढ़ रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे, वेरिएबल किस तरह यूज होते हैं, उसमें ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे, तो वो ऑपरेशंस वगैरह क्योंकि हम अगर मैं ये अलर्ट हटा दूं तो ये ब्राउजर में हमें कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये देखने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसको कंसोल करूं, console.log। ठीक है, तो ये आपका एक मैसेज इधर प्रिंट हो जाएगा, और दूसरा तरीका है मेरे पास अलर्ट कराने का। ठीक है, और अलर्ट से मैं जाके देख सकता हूँ कि जो भी आपने वैल्यू दी है वो उसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो एक तरीका आपके पास ये है कि इधर अलर्ट आ जाएगा, उधर आप प्रिंट करके देख सकते हैं कि आपने जो कोड किया है उसका आउटपुट क्या आ रहा है। या फिर दूसरा तरीका आपके पास कंसोल में है, जहाँ पे आप console.log करके चीजों को देख सकते हैं। सिर्फ ये हमारे देखने के लिए है। ठीक है, जावा बॉडी में फिर वो चीजें आएंगी, फिर जाके हम उसको HTML Yes, के sir. एलिमेंट्स को जब हम आगे मॉडिफाई करेंगे तब। तो टाइप चेक Yes, करने के sir. लिए आपके पास टाइप ऑफ का फंक्शन है, जो भी मैं इधर लिख देता हूँ, तो आप ऐसे ही लिखेंगे टाइप ऑफ, और यहाँ पे आप वैल्यू देंगे, तो वैल्यू जो भी वैल्यू देंगे उसकी वैल्यू वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, ये फंक्शंस या जितने भी ये रिटर्न करते हैं, जो भी वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न करेगा। वो फिर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, जैसे भी आप रखें वो आपकी मर्जी है।
ठीक है, किसी और फंक्शन को आप दे दें तो वो प्रिंट अलर्ट जो फंक्शन है, अलर्ट बेसिकली ये जो अलर्ट है ये भी फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। ये क्या करता है, इसके ब्रैकेट्स में जो आप वैल्यू देंगे वो आपके ब्राउजर में अलर्ट एक बॉक्स आएगा, उधर जाके वो आपको शो कर देगा। ठीक है, तो इसको अलर्ट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको उसको जो भी वैल्यू देंगे, डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं हेलो, तो ये वैल्यू भी उधर जाके प्रिंट हो अलर्ट बॉक्स में आ जाएगी। या फिर अगर आप डायरेक्ट नहीं देना चाहते तो आपके पास एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम, उस नेम में आप कोई भी वैल्यू सेव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम आप सेव कर रहे हैं, तो आप अब यहाँ पे आपको, क्योंकि आप नेम वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो फिर आपको कोटेशन देने की जरूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट नेम लिख सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है कि नेम जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, तो नेम की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस अलर्ट को यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू चाहिए जो कि आपको यहाँ पे अलर्ट में वो दिखाएगा। ठीक है, वो वैल्यू आप डायरेक्टली दे दें, किसी फंक्शन के थ्रू मिल रही हो, कहीं से भी आ रही हो, वो डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया था टाइप ऑफ, तो वो फंक्शन जो है वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा था टाइप ऑफ, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ नेम, कि नेम की टाइप जो है वो चेक करके रिटर्न करेगा, वो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो इस अलर्ट को मिलेगी, और अलर्ट आपका यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा कि इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं वो आप सब आपने यूज करने हैं। एक एग्जांपल बनाएं जिसमें आप जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो यूज करें, उनके आंसर जो है वो आप प्रिंट रिजल्ट करें, रिजल्ट प्रिंट कराएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किया हुआ है उधर वेरिएबल a + b, तो आप इसका इस तरह से अलर्ट कराएं कि रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ a एंड b इज, जो भी रिजल्ट आ रहा है आपका वो आप इधर प्रिंट करा के इस तरह से आप एक एग्जाम्पल की फाइल बनाएं जिसमें जितने भी आपके मैथमेटिक्स अर्थमेटिक के ऑपरेटर्स हैं वो सारे ऑपरेटर्स आप यूज करें। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट होगी कि आप जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो सारे ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के कोड में यूज करें, और उनका इस तरह से आउटपुट होना चाहिए कि रिजल्ट ऑफ एडिशन इज दिस, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज दिस, रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज दिस। जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं वो सब आपको यूज करना है। ठीक है, आपकी एक असाइनमेंट ये है, और दूसरी असाइनमेंट आपकी ये है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जावास्क्रिप्ट का। उस प्रोग्राम में आपको वेरिएबल यूज करने हैं, दो वेरिएबल। फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल बनाए, वेरिएबल a, उसकी वैल्यू है 10, ठीक है, और एक वेरिएबल और बनाते हैं b, उसकी वैल्यू है 15। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी आप जितने भी आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सिर्फ हमने पढ़े हैं, इसके अलावा ऑपरेटर्स हमने नहीं पढ़े, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू आप यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें इन दोनों वेरिएबल्स पे, और एंड में आप यहाँ पे मुझे अलर्ट करके रखें, अलर्ट a, और a के साथ साथ आप अलर्ट करेंगे b। ठीक है, जहाँ पे आप अलर्ट करेंगे a और b की, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो स्वैप हो जाए आपस में। ठीक है, वैल्यू स्वैप हो जाए, चेंज इंटरचेंज हो जाए, a की वैल्यू b में आ जाए, b की वैल्यू a में आ जाए। तो यहाँ पे मैं अलर्ट करूँ a, तो a में मुझे 15 आना चाहिए, और जब अलर्ट करूँ b, तो b में मुझे जो है वो 10 आना चाहिए। इन दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आप थर्ड वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। एक ऐसा प्रोग्राम आप बनाएंगे जिसमें आपको दो वेरिएबल यूज करने हैं और दोनों की वैल्यू आपस में चेंज हो जाए, स्वैप हो जाए। कोई भी वैल्यू रखें अपनी मर्जी की, 5 रखें, 10 रखें, 1 रखें, 2 रखें, कुछ भी रखें, लेकिन उन दोनों की वैल्यू आपस में चेंज हो जाए, और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। और एंड में मैं सिर्फ दोनों वेरिएबल्स को अलर्ट करूंगा, और मैं देखूंगा कि a की वैल्यू आपने पहले 10 रखी थी, तो अभी उसकी वैल्यू 15 आनी चाहिए। तो देखेंगे 15 होगी, तो आपने सही किया है कोड। इसी तरह b की वैल्यू पहले 15 है, तो अब 10 आनी चाहिए, दोनों की वैल्यू आपस में स्वैप हो जाए। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अगर नहीं समझे तो आप बता दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे। जी प्लीज। तो सर ये इसके लिए तो कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा, नहीं, मतलब फंक्शन यूज नहीं होगा। कैसे वैल्यू कैसे चेंज होगी सर? सर ठीक होगी, क्यों नहीं होगी? सर को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करणो पवंदो या इन में असांखे मतलब सॼी डिटेल मिली वेंदी? यार जावास्क्रिप्ट कल बि मां तव्हांखे ॿुधायो, जावास्क्रिप्ट जेका आहे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आहे, क्लाइंट साइड तव्हांजे ब्राउज़र में डायरेक्टली इंस्टॉल हूंदी आहे। हींअर मां HTML जी फाइल ठाही आहे, ठीकु आहे। ही JS.html तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो, HTML जी फाइल आहे जेका तव्हां कोड में पहिरीं खां ठाहियो पिया, ठीकु आहे। इन जे अंदरि जावास्क्रिप्ट यूज़ थींदी स्क्रिप्ट टैग जे अंदरि, जीअं CSS तव्हां स्टाइल टैग जे अंदरि यूज़ पिया कयो, ईअं स्क्रिप्ट टैग जे अंदरि जावास्क्रिप्ट यूज़ थींदी। अलॻि सां को सॉफ्टवेयर वग़ैरह कुझु इंस्टॉल करण जी ज़रूरत कोन्हे, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी तव्हांजे ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड आहे। सर कल क्लास मिस थी वई तॾहिं पियो मूंखे ख़बर नहीं सर, सॉरी। जी इट्स ओके, कोई बात नहीं।
ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो नंबर की हम जो टाइप नंबर क्यों बता रहा है, मींस क्योंकि जावास्क्रिप्ट 100 में हमने इंटीजर जब चेक नहीं किया होता, जावास्क्रिप्ट में इंटीजर नहीं वो नहीं होता, होता, नंबर होता है जावास्क्रिप्ट बट जनरली। सिर्फ नंबर होता है, भले हम पॉइंट वाली वैल्यू पॉइंट दें या दें कुछ भी दें, नंबर होता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है सर। जी, क्योंकि दूसरी कुछ लैंग्वेजेस हैं उसमें फिर इंटीजर होता है, फिर डेसिमल्स के लिए अलग फ्लोट होता है, इस तरह के नंबर के अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट नंबर है, कोई भी नंबर दे दे वो नंबर ही बताएगा। जावास्क्रिप्ट में 3-4 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं, नंबर सर है। ये इंटरचेंज वाला समझ नहीं आ रहा सर, ये समझा दें। इंटरचेंज वाला आपके पास 2 वेरिएबल बनाए, उसकी 2 वैल्यूज रखें अपनी पसंद की जो आपको इजी लगे, उसके बीच में यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा कोड करें कि इन दोनों की वैल्यू आपस में चेंज हो जाए, ए की वैल्यू बी को चली जाए, बी की वैल्यू ए को चली जाए। ठीक है, फिर एंड में जाके आप दोनों को प्रिंट करेंगे, अलर्ट करेंगे, कंसोल करेंगे, जैसे भी आप करें, तो उधर वैल्यू मुझे चेंज दिखानी चाहिए कि पहले ए की वैल्यू कुछ थी अब चेंज होनी चाहिए, पहले ए की वैल्यू 10 थी तो 15 आनी चाहिए, पहले बी की वैल्यू 15 थी तो अब 10 आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो भी कोड करें वो आपकी मर्जी है, कोड वही होगा जो आज हमने सर पढ़ा आप है। स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज बोल रहे हैं ना? जी, स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज इन प्रोग्रामिंग, हाँ सही, ठीक है, कर देंगे सर। अच्छा, और सर लिसन, सर सुने, वो एक अतिया जो है ना, उसकी तबीयत खराब है, तो वो बोल रही थी एक्सक्यूज करने के लिए, और बोल रही थी कि अगर अटेंडेंस लगा दे तो ज्यादा बेहतर है। तो उसने मुझे बोला आपको मैं बता दूं उसकी तबीयत खराब है, रात से खराब है उसकी तबीयत। जी हाँ, असल में ये तबीयत का इशू, बहुत सारी कंप्लेंट आ रही थी, कुछ स्टूडेंट की तबीयत खराब थी, कुछ की हो रही थी, तो इसी वजह से हम ये ऑनलाइन में हैं। तो चलें आप तरीका देखते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और प्लीज प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ये वो HTML और CSS की तरह नहीं है कि आपको बस वो टैग्स हैं वो याद रखने हैं, इसमें आपकी लॉजिक बिल्ड होगी। अगर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और फिर आप किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको असाइनमेंट देने का मकसद, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और इन चीज़ों का मकसद यही है कि इसी से आपकी लॉजिक बिल्ड होगी, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। उसकी प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस इसकी जरूर कीजिएगा और असाइनमेंट जरूर बनाइएगा प्लीज। आपके पास अब 2 असाइनमेंट्स हैं, एक में आपको सारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं वो आपको यूज करके उसका एग्जांपल बनाना है जावास्क्रिप्ट में, और दूसरा वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करनी है आपस में, एक की वैल्यू बी में चली जाए, बी की वैल्यू ए में चली जाए। ये 2 असाइनमेंट्स हैं जो कि आपको प्रैक्टिकली कल क्लास में हम चेक करेंगे। सर असाइनमेंट दोनों बताइएगा दोबारा प्लीज। फर्स्ट असाइनमेंट में आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जितने भी हैं सारे यूज करने हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करके उनका ए और बी वैल्यू बनाए, फिर एडिशन करके उसका आप रिजल्ट प्रिंट करवा दें। एक ही फाइल में भले सबका करके, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जितने भी हैं, एक स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज और दूसरी स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज। ठीक है सर। ठीक है, ये कल ही देनी है। और सर वो ये जो आपने पढ़ाया है सारा, ये आप शेयर करेंगे जी मैं स्लाइड्स वगैरह? स्लाइड्स में शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे या ठीक है वेबसाइट पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड करते हैं और फिर कल हम इसी टाइम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।